Greedy talk, greedy talk, greedy talk, greedy talk. लेकिन रेगुलर करिए। आप रेगुलर तोड़ देंगे और सोचेंगे कि मैं बड़ा काम 1 महीने में कर लूँ, तो वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो परेश भाई ने वही सरल भाषा में समझाया कि अपनी जितनी चादर है उतना ही फैलाएं। काम को ज़्यादा फैलाएंगे तो संभाले नहीं संभलेगा बाद में। तो भाई तुम्हारा कैपेसिटी नहीं है, बराबर है। अब आप मुझे मैं खाना खा के आया हूँ, अब आप मुझे खाने का ऑफर कर रहे हो, अरे सर बहुत अच्छी डिश है, डिलीशियस डिश है, पर मेरे भूख नहीं तो मैंने मना ही कर दूंगा ना, सीधी बात है। आप नॉनवेज का दुनिया का सर बेस्ट फिश में लेके आए हो, आप खाइए। इसके अलावा अगर अपन बोले तो अगर आप शुरू कर रहे हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो पेपर वर्क के अलावा आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, एक छोटी सी वेबसाइट होनी चाहिए जिस पे आप अपना प्रेजेंटेशन दे सको। तो देखिए एक तो बहुत अच्छी बात अभी सबने करी है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि एलन मस्क को सभी जानते हैं। एक पॉडकास्ट में एलन मस्क से क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपना टारगेट कैसे पूरा करते हैं। लाए पूरा इफेक्ट बात है। हाँ, वो सब चीज़ों में एंजॉइंग 4 बक्स में जाके कॉफ़ी कर लिया, तो मतलब काम कर सकते, मतलब जो है कोई टाइम होना चाहिए, मतलब बात करेंगे तो बात बनेगी। सिंपल बात है, बात Oh, greedy talk, let it flow. Greedy talk. नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका ग्रेडी टॉक्स में। और आज हम ये एक नया एपिसोड लेके आए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर। और एक हमारे काफ़ी अच्छे गेस्ट इसमें आए जिनका नॉलेज काफ़ी डीप नॉलेज है। करीब 12 साल का नॉलेज इनका आज हम पॉडकास्ट में उतारने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो पब्लिक के आए थे वही आज हम पूछने वाले हैं। तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा मैं इसका कि चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, डर के आगे झुकेंगे नहीं, मंजिलें चाहे जितनी भी दूर हो, हौसला हमारा कभी झुकेगा नहीं। और इसी की पहचान हमारे साथ आज हैं परेश सोलंकी जी, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में काफ़ी जाना माना नाम है। इन्होंने करीब 12 साल पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज ए जॉब ज्वाइन करा। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली और उसके बाद इन्होंने एक प्रण लिया कि मैं अपने जैसे कई एक्सपोर्टर भारत में तैयार करूंगा। और आज वो देश विदेश में अपनी टीम लेकर, अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये देश के लिए वो काम कर रहे हैं जो कि एक सेना करती है बॉर्डर पे। ये देश के अंदर रहकर एक नई सेना तैयार कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, जो कि देश को आगे बढ़ाने का अग्रिम काम कर रही है। तो स्वागत कीजिए हमारे गेस्ट का, परेश सोलंकी जी का। थैंक यू सर। परेश जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सो परेश जी अभी गल्फ फूड में आए हुए हैं दुबई में, और हमारे साथ ही हमको मौका मिला, हम लोग टर्की के एक शो में मिले जहाँ पर टर्की की गवर्नमेंट आई हुई थी अपने क्लाइंट्स को लेकर। सो वहीं परेश जी से मुलाकात हुई। हमने सोचा इससे अच्छा मौका कम मिलेगा, तो हमने डायरेक्ट परेश जी को बुलाया और परेश जी आ गए टाइम निकाल के स्पेशली। सो परेश जी बहुत सारे सवाल हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर। सो कहाँ से चालू करें हम, आप बताएं। सबसे पहले शुरू करते हैं परेश जी की खुद की जर्नी से। ओके। तो आपने कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपना कदम रखा? कब आपने डिसाइड किया कि मुझे इस बिजनेस में उतरना है? और उसके बाद लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाना, ये माइंड में कैसे आया आपके? ओके। तो जो करियर की बोले शुरुआत की बात करें तो पढ़ाई के बाद मैं जॉब फाइंड कर रहा था, बट मुझे जॉब नहीं मिला। मतलब 1 महीना तक मैंने मुंबई में जॉब फाइंड किया था, तो वहाँ पे जॉब मुझे नहीं मिला। मैं पढ़ाई मेरा अहमदाबाद से हुआ है, भावनगर अहमदाबाद से। भावनगर में भी लाइक ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जो है पीजी का अहमदाबाद से किया है। तो उसके बाद जॉब नहीं मिला। तो मेरा एक दोस्त था, उसने कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का किया हुआ था, और उसने मुझे किया बोला कि तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो फिर मैं मुंबई में तो जॉब नहीं मिला, तो मैं वापस अहमदाबाद आ गया। एंड अहमदाबाद में मैंने फिर देखा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या है। तो उन दिनों लाइक 13-14 की बात है, तो 2013-14 में तो इतना कुछ खास वहाँ पे भी इतना अवेलेबल नहीं था। पर फिर भी मैंने देखा, थोड़ा सेमिनार गवर्नमेंट्स वगैरह का था तो अटेंड किया वगैरह देखा। एंड उसके बाद जो है मैंने जॉब से स्टार्ट किया, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंसी में जॉब स्टार्ट किया। मैंने 6000 रुपीज़ मेरा सैलरी था जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था। तो पूरे महीने का मतलब
जो है उस हिसाब से मैंने जॉब स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंसी था, तो पूरा कंसल्टेंसी सीखा कि लाइसेंस वगैरह कैसे निकालते, गवर्नमेंट का बेनिफिट जो पहले जो MEIS वगैरह था तो उसका हाँ जी, हाँ काम जी। था। उसके बाद वो एडवांस ऑथराइजेशन जो भी गवर DGFT के रिलेटेड एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस रिलेटेड वर्क थे तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे थे। पार्ट। तो वो मुझे आइडिया आ गया उसके बारे में एंड तो वहाँ पे वो कंसल्टेंसी में सीखा। उसके बाद वहाँ से मुझे एक एक्सपोर्ट कंपनी के अंदर जॉब मिला। तो वहाँ पे एज एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेटर का जॉब मिला, जिसमें मेरा काम था कि जो कंपनी ऑलरेडी एक्सपोर्ट करती थी तो एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेटर मतलब मेरे ऊपर मेरे मैनेजर थे और उसके नीचे जो भी इंक्वायरीज आती थी उसको मेल भेजना, उसका फॉलोअप लेना और उसको सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना, इवन बाहर को सैंपल भेजना। तो वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन एज एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेटर में करता था। तो वहाँ से मुझे एक्सपोर्ट का नॉलेज मिला एंड उसके बाद एक 6 महीना वहाँ जॉब किया। उसके बाद मुझे एक इम्पोर्ट कंपनी में जॉब मिला। मतलब मेरा जो एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब था उसका सैलरी 11,000 था। और एक बात बता दूं, जो नए लोग हैं एक्सपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट है तो कि सर मुझे जॉब करना है 2-3 महीने के लिए। ये इंडस्ट्री में 2-3 महीने के लिए कोई जॉब पे नहीं रखता है, उसको पता है कि सिखाने के लिए नहीं रखता है कोई। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो चीज़ है। तो वहाँ पे जो है पहले 6 महीने के लिए जॉब किया। तो उसमें क्या वो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। एक तो मेरे कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, प्लस जो है लाइक 1 महीने का लाइक सैलरी 11,000 था, 1,000 जमा रहेगा, 2 साल के बाद मिलेगा वो। तो बीच में चले गए तो वो चीज़ आप 11,000 सैलरी था और वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस था। बट फिर दूसरी जगह पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैंने वहाँ पे मूव कर दिया। जो मेरा पैसा क्या हो तो मतलब जो भी जमा था वो तो गया। गया, एंड फिर इम्पोर्ट कंपनी में जॉब किया। तो वहाँ पे हम लोग जो है लाइक पेपर इंपोर्ट करते थे चाइना से, टाइवेक पेपर, सिलिका जेल इंपोर्ट करते थे, जो वाइट वाइट एक आता है जो मॉइस्चर के लिए, तो वो इंपोर्ट करते थे। तो वहाँ से मैं इंपोर्ट सीखा। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा जो है नॉलेज हुआ एंड फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस विद द कंसल्टेंसी कि धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़े। तो कंसल्टेंसी से स्टार्ट किया। उसके बाद एक्सपोर्ट भी वेबसाइट वगैरह तो बना ही लिया। जो नया एक्सपोर्टर, मेरे को भी पता नहीं था कुछ भी कि भैया एक्सपोर्ट आया, एक्सपोर्ट करना है तो बोले क्या करना है, कि बोले वेबसाइट बना लो। बोले वेबसाइट बना लो मतलब एक्सपोर्टर बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब मैंने भी वेबसाइट बना लिया और उसके बाद जो है मेरा एक फ्रेंड वेबसाइट बनाता, फ्री में बना दिया उसने मुझे। बट मैंने पहली गलती क्या की, ऑल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। कुछ इतना नॉलेज तो था नहीं। मेरे फ्रेंड ने बोला प्रोडक्ट क्या डालना है, गूगल से सारे फोटो उठा लिए, फूड के, मशीनरी के, गारमेंट्स के, मतलब जो भी फ़ोटो आप बोलो, फर्नीचर के, जो भी फ़ोटो मतलब लेदर के, मतलब हर एक फ़ोटो उठा के वेबसाइट में डाल दिया कि उसको गुजराती में बोलते हैं सब बंदर का व्यापारी। हाँ, हर एक प्रोडक्ट करेगा। तो फिर कंसल्टेंसी स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। तो एक्सपोर्ट में जो है इंक्वायरी आती थी पर मुझे कोई प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं था। अब कभी मशीनरी की इंक्वायरी आ जाए तो मशीनरी का मेरे पास कोई, लोहे के सरिये की रिक्वायरमेंट आ गई कि लोहे का सरिया चाहिए। मैंने इंक्वायरी किया तो बोला जमशेदपुर में मिलेगा तो सरिया, लोहे का काम तो, स्टील का काम तो वहाँ पे होता है सब। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सारी चीज़ें, तो इंक्वायरी डन नहीं होती थी। इंक्वायरी बहुत आती थी, जो नए लोगों को भी अभी भी ये फेसिंग हो रहा है कि सर हम मार्केटिंग करते हैं, पर अभी बहुत अच्छा हो गया है। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी हो गई है, इतना एजुकेशन बढ़ गया है, इतना इवन फ्री में यूट्यूब पे नॉलेज बढ़ गया है। इवन हमारे जैसे जो मेंटर है वो भी अच्छा गाइड करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, फिजिबिलिटी क्या है चीज़ की है। कई लोग मेरे पास आते हैं कि सर मतलब ऐसे कहीं पानी एक्सपोर्ट करना 200 टका प्रॉफिट मिलता है, तो मैं बताता हूँ फिजिबिलिटी थोड़ा कम रहता है चीज़ों का, क्योंकि पानी का बोतल 5 रुपीज़ का बनता है और यहाँ से आपको दुबई भेजना है 10-15 रुपये लॉजिस्टिक लग जाएगा। वही, तो वो भी चीज़ है, तो वो चीज़ है। तो वो जो हम फिजिबिलिटी, उसको उसका टाइम बच जाता है ना, वरना वो सब चीज़ें करता और वो सब करता फिर पता चल इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमको थोड़ा नॉलेज रहता है। तो यहाँ पे जो है नॉलेज स्टार्टिंग में कुछ था नहीं, तो ऐसे मतलब इंक्वायरी आती थी चली जाती है, इंक्वायरी आती थी चली जाती है। पर फिर जो 2-3 प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट वगैरह था तो उसमें इंक्वायरी आई और फिर थोड़ा थोड़ा डील से शुरू किया और फिर चलता गया काम। तो फिर पहले जॉब किया, फिर धीरे धीरे काम शुरू किया और उसके बाद जो है लाइक इंस्टीट्यूट मतलब ट्रेनिंग का आइडिया आया मुझे किसी से। तो फिर वो एक बंदे से ट्रेनिंग भी स्टार्ट किया था मैंने। अरे, एक क्या बंदा बात आया, हमने मेरी ऑफिस में सामने बैठा और मैंने उसको पढ़ाया और उस हिसाब से फिर स्टार्ट हुआ। फिर 3 बंदे आए और फिर बहुत बंदे आए और कारवां आज चल तो पड़ा। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जो स्ट्रगल मैंने किया है, एटलीस्ट जो मेरी नॉलेज है, अब मैं उन लोगों को शेयर करूँ जो नए आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, ताकि वो मेरी तरह जो मैंने स्ट्रगल किया वो नहीं देखना पड़े उनको। यस, आज के दिन में जो चीज़ें मेरे को, मैं जो सिखा रहा हूँ या मेंटरशिप दे रहा हूँ, तो उसको क्या है, मैं 12 ईयर का एक्सपीरियंस उसके साथ जोड़ रहा हूँ मैं, कि वो कोई बंदा हमारा जो है मेंटरशिप ज्वाइन करता है तो उसको इतना कोई टेंशन नहीं लेना। चाहे पेमेंट वगैरह हो तो भी हम गाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में हम गाइड करते हैं कि भाई एक्सपोर्ट करना है तो कौन सी प्रोडक्ट है, सर मुझे पाइसिस करना है तो उसमें क्या क्या टेस्टिंग लगता है, क्या क्या रहेगा, तो पूरा गाइड करते, पूछ के करो। पेमेंट में
कोई बायर का वेरिफिकेशन भी करना है तो हमको पता रहता है, पेमेंट टर्म से भी मैं बता देता हूँ कि कैसा रहेगा आदमी और क्या क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट क्या मांगा है, पेमेंट सामने। कई बार तो मेरे स्टूडेंट को इंक्वायरी आती है कि सर अफ्रीका से राइस का ऑर्डर है, 5,000 टन राइस चाहिए, पेमेंट हम 100% एडवांस। मैं बोल देता हूँ भाई फेक है। हाँ यार, क्योंकि एक तो नॉर्मल बंदा है, उसके पास राइस का कुछ अता पता नहीं है, अभी तो नया नया बंदा है और 5,000 का कोई दे देगा उसको ऑर्डर, तो वो भी चीज़ है। तो हम पूरा उसको गाइड करते हैं। तो यहाँ से जो है नया आदमी को अभी के हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट है, सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा है और गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव है, सब बेनिफिट्स दे रही है और सपोर्ट कर रही है, नॉलेज इतना है। तो आज के दिन में जो है अच्छा है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लग रही है ये फील्ड में अपॉर्चुनिटी, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। जो इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किया है, यूएई के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, पूरे गल्फ यूरोपियन यूनियन के साथ अभी साइन हो चुका है। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी सो है। परेश भाई, यानी थोड़ा सा इसमें आपको रोक रहा हूँ मैं कि फ्री ट्रेड क्या होता है, ये पब्लिक को थोड़ा सा सरल भाषा में समझाए कि क्या होता है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि दूसरी कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट करती है कि हम दोनों मिलके बिजनेस करते हैं। तो अभी हम बिजनेस में बैरियर क्या है, वो बिजनेस के अंदर जो बैरियर है वो है टैरिफ, जिसको हम इंपोर्ट ड्यूटी बोल सकते हैं। टैरिफ जो अमेरिका आज के दिन में टैरिफ लगाया है, सबके ऊपर लगा रहा है, सबको धमकी दे रहा है, वो टैरिफ है। तो उससे क्या होता है, बिजनेस रुकता है, कम होता है, नहीं होता है। जैसे कि तो अभी जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया इंडियन इसमें इंपोर्टर को ज़्यादा फायदा है, पर इंपोर्टर का फ़ायदा वही एक्सपोर्टर का फ़ायदा, तभी तो वो लोग हमसे इंपोर्ट करेंगे। मेरा फ़ायदा, मुझे इंपोर्ट करना है तो मेरे को फ़ायदा है तो मैं इंपोर्ट करूँगा ना। तो जैसे कि एज ए इम्पोर्टर मुझे ऑस्ट्रेलिया से कोई भी प्रोडक्ट, ऑस्ट्रेलिया से आलमंड इंपोर्ट करना है या कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, तो ऑस्ट्रेलिया से जो प्रोडक्ट इसमें जनरल 95% या 99% प्रोडक्ट कवर होती है। तो कोई ऐसी प्रोडक्ट है जैसे कि कई बार यूरोप के साथ डेयरी प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं किया है, फिर ये लोग जो है लाइक लिकर वगैरह को कम इंक्लूड करते हैं कि उसको ड्यूटी फ्री जीरो नहीं कर देते, लिकर हो गया, हथियार हो गया, तो ऐसी जो क्रिटिकल प्रोडक्ट होती है उसको इंक्लूड नहीं करते लोग। बाकी जनरल प्रोडक्ट, कपड़ा हो गया, फूड हो गया, मोस्टली मतलब जनरल फूड हो गया, तो उसको मतलब include जो करते हैं। बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करते, बाकी प्रोडक्ट्स में वो लोग ड्यूटी लगाते हैं। हाँ, नहीं वो क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे यूरोप है तो यूरोप से बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में आ सकती है, तो इंडियन डेयरी प्रोडक्ट को नुकसान होगा, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि डेयरी प्रोडक्ट, हमारा जो डेयरी लाइक जो सेक्टर है प्रोटेक्टेड है, इसलिए वो। बाकी 95% प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री होता है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता हूँ, इंडिया में मुझे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। इवन ऑस्ट्रेलिया वाला इंडिया से इंपोर्ट करेगा, उसको ड्यूटी नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे बेनिफिट कहाँ पे होगा। और एक कॉटन शर्ट की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई बंदे को कॉटन शर्ट चाहिए। अब वो कॉटन शर्ट का कीमत जो है वो है 500 रुपीज़, क्वालिटी वाला शर्ट है, 500 रुपीज़ का कीमत है। अब इंडिया से 500 रुपीज़ उसको जा रहा है फॉर प्राइसिंग, और चाइना से भी 500 उसको प्राइसिंग जा रहा है। तो वो चाइना से इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट ड्यूटी एक्स्ट्रा लग जाएगा उसको, इंडिया से करेगा उसको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। इवन चाइना से थोड़ा कम 450 में जा रहा हो, लाइक 500 है तो 450 में जा रहा है, और इंडिया से 500 में जा रहा है, तो हमारा ये शर्ट एक्चुअली महंगा हुआ। बट मे बी ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम्पल है 30% उसके ऊपर ड्यूटी है शर्ट के ऊपर, तो चाइना का सस्ता होते हुए भी महंगा पड़ेगा। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट है कि एक दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, तो सबसे बेस्ट है। सो देखिए, परेश भाई ने एक बहुत सरल तरीके से समझाया कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, कॉमन प्रोडक्ट, मान लीजिए एक पानी की बोतल है 100 रुपये की, वो चाइना भी बना रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी बना रहा है, यूरोप भी बना रहा है, यानी अपन ने यूके से भी लिया। जब हम उसको इंपोर्ट करें, सबसे पहले गवर्नमेंट की अगर जिस कंट्री से डील है, मान लीजिए अब चाइना है, तो चाइना में अगर अपन कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर 100% ड्यूटी लग रही है। यूके से कर रहे हैं तो उसके ऊपर 30% ड्यूटी लग रही है। अब ऑस्ट्रेलिया से अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वहाँ से वो 100 रुपये की बोतल हमारे पास 100 रुपये में आएगी, सिर्फ उसमें शिपिंग चार्जेस ऐड होगा। चाइना से जब आएगा, शिपिंग चार्जेस प्लस 100% ड्यूटी, तो वो 200 रुपये की आपको पड़ेगी, प्लस शिपिंग चार्जेस और छुड़वाने का चार्जेस। यूके से आ रहा है तो शिपिंग चार्जेस प्लस 30% ड्यूटी। सो ये चीज़ें परेश भाई ने समझाई कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी गवर्नमेंट कर रही है उससे इंपोर्टर्स को ज़्यादा फायदा हो रहा है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर को बेनिफिट है ये। जी, और एक और परेश भाई आपने समझा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे आपने बताया था कि यूके में अपना ये अपना डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, तो वो इसलिए कि जब हमारा देश भी उत्पाद कर रहा है उसी चीज़ का, तो हमारे जो लोकल सेलर है उनको नुकसान ना हो, इसलिए वो ड्यूटी लगाते हैं कि अब ऐसा ना हो कि बाहर से सस्ता आ जाए तो इनको नुकसान हो। यस ऐसा कुछ रहता है। यस, मतलब जैसे कि अभी आज हमारा अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एग्रीमेंट जो ट्रेड डील रुकी क्यों हुई है, अमेरिका चाहता है कि हमारी डेयरी प्रोडक्ट वगैरह सब इंडिया में आए, जो उसका मॉडिफाइड जो जीएमओ फूड होता है, उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, वो भी हम इंडिया में आए। तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो फूड इंडिया में आए,
इसलिए हमारा ट्रेड डील रुका हुआ है। तो वो प्रोडक्ट, वरना वहाँ से सस्ती चीज़ें बहुत आ जाएगी, तो फिर वो यहाँ पे इंडिया में जो है हमारे लोकल जो कंपनियाँ है उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट मतलब लोकल को भी प्रोटेक्ट करके अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। तो यानी ये गवर्नमेंट ने लोकल, जिसको अपन बोलते हैं ना लोकल टू वोकल, उसको बचाने के लिए इस प्रकार के एग्रीमेंट करे जाते हैं कि मान लीजिए अभी चाइना को अगर अपन फ्री छोड़ दें तो हमारे यहाँ एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो चाइना नहीं बनाता है। तो वो पता चला कि हम जो 10 रुपये में दे रहे हैं वो 2-2 रुपये में देकर पूरा मार्केट को कैप्चर कर लेगा और हमारे लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी प्रकार से ये डील करी जाती है, आई थिंक ना। मतलब एक्सपोर्ट को मतलब प्रमोट करने के लिए डील होती है, तो अच्छी बात है। तो मतलब वो कई चौक मतलब 95% ड्यूटी फ्री होता है प्रोडक्ट, तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आना चाहते हो, ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि काम कर सकते हैं। ओके, तो परेश भाई यानी बहुत छोटे लेवल से कैसे कोई आदमी चालू कर सकता है? हम जैसे माने कि एक बिल्कुल जीरो आदमी है, या यानी मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, एक घरेलू महिला हो गई, एक रिटायर्ड आदमी हो गया और न्यू कवर बच्चे और 15 साल का बच्चा हुआ। इन तीनों के लिए आप कौन सा एक्सपोर्ट बिजनेस सजेस्ट करेंगे? देखिए, इसमें क्या है, एक्सपोर्ट बिजनेस में यहाँ पे 2 चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ किसी को भी। एक होता है कि खुद का बिजनेस आप कर सकते हो, वो कोई भी कर सकता है कंपनी बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि आप जो है जॉइंट वेंचर में काम कर सकते हो। तो जो लोगों के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है वो जॉइंट वेंचर में काम करें, वो सबसे बेस्ट रहता है कि मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करेंगे एंड उसके बाद जो है उसको मेनली मार्केटिंग आना चाहिए। मार्केटिंग करके बायर ढूँढना है, सेफ पेमेंट में काम करना है। उसको बीच में उसका जो भी कमीशन रहेगा या उसका जो पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर में जो तय हुआ है, उस हिसाब से उसको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये हाँ। तो जॉइंट वेंचर के अंदर उनको लाइसेंस और जो अपना डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो पूरा अलग से खुद का करना पड़ता है, या फिर जो मैन्युफैक्चरर है उसी के पेपर वर्क पे काम कर सकते हैं? मैन्युफैक्चर के पेपर वर्क पे काम कर सकता है, तो ही बेनिफिट उसको होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसको सिर्फ मार्केटिंग करना है एंड घर से भी कर सकते हैं, इधर से भी वो रिमोटली वर्क कर सकते हैं एंड बायर फाइंड कर सकते हैं। तो ये जॉइंट वेंचर में सबसे बेस्ट है। एक्सपीरियंस भी मिलता है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और रिस्क भी नहीं है, ज़ीरो रिस्क है। अगर मैं कोई मैन्युफैक्चर के शर्ट, कॉटन शर्ट बनाने वाला कोई बंदा है, उसके साथ जॉइंट वेंचर करता हूँ और मैं जो है मार्केटिंग करता हूँ, तो मुझे कोई रिस्क नहीं है। चलो 2 महीना काम नहीं हुआ, 3 महीना शुरुआत में मैं तो बताता हूँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शुरू करना है तो आपको जो है 1 महीना से लेके 6 महीना, 1 साल की गिनती रख के ही काम करने का। मेरा खुद का भी 1 साल में मैंने बताया हिसाब जी, से जी। कि भाई शुरुआत में थोड़ा मतलब गिनती रखने का, डे 1 से भी काम पॉसिबल है, बट फिर बोले डे 1 आ जाओ 1 दिन में हो जाएगा तो ये मुश्किल है। तो इसलिए तो थोड़ा यहाँ पे तो क्या समझो, 6 महीना काम नहीं हुआ तो आपका क्या लॉस है? आपको वैसे भी पार्ट टाइम करना है, जी। तो इसमें कोई लॉस भी नहीं है और लर्निंग मिल रहा है अलग से कि भाई क्या कैसे काम होता है। एक मैंने रील्स देखा था कि इन बिजनेस यू नेवर फेल, यू विन और यू लर्न। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यू कैन स्टार्ट विद द जॉइंट वेंचर। देखिए, बहुत अच्छी बात परेश भाई ने बोली और ये मैं भी बोलता हूँ कि देखिए माइंड सेट, अगर आपने सोचा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ रहे हैं तो आपको माइंड सेट लेके आना चाहिए कि मिनिमम 1 साल मुझे लगेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि 1 महीने में 2 महीने में रिजल्ट आएगा, तो नहीं आएगा। देखिए, जीत उसी की होगी जो निरंतरता से कोशिश करेगा। तो परेश भाई एक लाइव एग्जाम्पल बैठे हैं। मैंने परेश भाई को एक टेबल छोटा सा लगाकर, बैनर लगा के लोगों को समझाते हुए वीडियो देखा है। आप भी देख सकते हैं कि किस छोटे लेवल से चालू करा था और आज वो कहाँ पर है। तो 2017 में इन्होंने चालू किया था अपना एक्सपोर्ट बिजनेस की जर्नी, और उसके साथ साथ लोगों को कंसल्टेशन देना चालू किया था। और आज 2026 में अपन हैं और आज वो दुबई में 70 नए एक्सपोर्टर्स को लेकर आए हैं और उन्हें बता रहे हैं कि यहाँ पे बिजनेस कैसे होता है। यस, डेलीगेशन लेके आए हुए हैं दुबई में, गल्फ फूड में। तो यहाँ पे उसको मतलब एग्जीबिशन में बाहर कैसे फाइंड करना है और किसको मिलना है, एज एजेंट कैसे फाइंड करना है, पूरा कैसे जो है ये यहाँ पे आप आ रहे हो तो एज ए मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके उसको एक्सप्लेन करता हूँ एंड समझाता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, जिससे वो लोग आगे बढ़ पाए एंड मोटिवेट करता हूँ। मेन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी जब है इसमें। एग्जीबिशन में हम जाते हैं ना तो आधा दिन में सर पैर दुखने लगे क्योंकि पूरा चलना पड़ता है। तो मैं करता हूँ भाई यही, तभी दुख पेन होगा तो ही जो है गेन होगा, तो चलना पड़ेगा। फिर बोले सर आप बोलते हो तो ठीक है। अच्छा, एक है ना, बहुत क्वेरी आती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। जब भी नया एक्सपोर्टर मतलब कोई बंदा सोचता है कि यार मुझे ये काम करना चाहिए, तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि है ना मैम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आने के लिए कोई डिग्री चाहिए क्या, कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या? मैंने है ना अभी तक कोई पढ़ाई भी नहीं की है। मैं घर में, जैसे बोला था, गृहिणी जो रहती है, घर की गृहिणी जिन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं, और वो अपने घर से ही जो उनकी कला है, मतलब अगर कुछ बनाती है, जैसे खाकरे अचार हो गए, ये चीज़ें आजकल गृहिणियाँ बहुत बनाती है।
तो इनमें मुझे इसको अपने हम लोकली तो काम कर रहे हैं, इसको मुझे एक्सपोर्ट में लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जा सकते हैं? ओके। तो किसी को भी जो है बिजनेस शुरू करना है तो यहाँ पे कोई एजुकेशन डिग्री वगैरह कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे एक ही चीज़ चाहिए, वो है टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। अब मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, हमारा जो मेंटरशिप है उसमें प्रोग्राम का इंक्वायरी करते हैं, तो बोले कि सर मुझे एक्सपोर्ट करना है, मेरी 2 फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, इतना काम है और एक्सपोर्ट करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर ये जो है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं यहाँ पे मैं बहुत प्रैक्टिकल सजेशन कर देता हूँ कि देखिए सर, आप वेल सेटल पर्सन है, 2 फैक्ट्री है, मतलब वेल सेटल पर्सन है, तो आप एक काम कीजिए, अच्छा से 1 या 2 एम्प्लॉय रख लीजिए जो आपके बिहाफ पे मार्केटिंग करेंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग करेंगे, बायर फाइंड करेंगे, काम करेंगे। क्यों, आपके पास, मुझे भी पता है कि बिजनेसमैन है, 2 फैक्ट्री लेके बैठा है तो इतना उसका वो लोड रहता है, काम रहता है, चीज़ें है, तो आप मतलब खुद वो इतना मेहनत नहीं कर सकता है। तो ये 2 सजेशन है यहाँ पे किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो, लाइक एक तो आप अगर वेल सेटल हो तो आप टीम बना के भी काम इसमें कर सकते हो, और आप मतलब पर्सन हो, इंडिविजुअल पर्सन हो तो खुद को मेहनत करना रहेगा, तब जाके होगा। दूसरा आपने जो बताया कि लाइक एज ए महिला कैसे काम कर सकती महिलाएं है, कैसे काम कर सकती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर आज के दिन में 80 to 90% महिलाएं सक्सेसफुल है। जी, यस, आज के दिन में यस, जी। महिलाएं जो है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो लग रहा है इसे, अब एक ही चीज़ है, वो है जिसके पास टाइम है वो विनर है। जी। तो उसमें महिलाएं, जैसे कि यहाँ पे 2 महिला भी एक होते हैं कि हाउस वाइफ है, एक महिला एक वर्क करती, जॉब करती है, जी। मतलब अपना जॉब है। तो जो हाउस वाइफ महिला है वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल है उसमें भी, क्योंकि यहाँ पे जिसके पास टाइम है वो यहाँ पे काम कर सकता है। बस मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप मेहनत करोगे और निरंतर मेहनत करोगे तो आप इसमें आराम से काम कर सकते हो। Yeah. जब मैंने भी अपनी जर्नी शुरू की थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो बहुत कम लोग थे, स्पेशली फीमेल्स इस सेक्टर में। मतलब 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मैं जब दुबई आई थी तो बहुत कम फीमेल्स दिखने को मिलती थी। आपको सिंगापुर और आप मलेशिया वगैरह जाओगे तो वहाँ आपको फिर भी फीमेल्स दिखेगी। चाइनीज़ आपको काफ़ी मिल जाएंगे वहाँ पे फीमेल्स में, लेकिन इंडियन मार्केट में बहुत कम फीमेल्स होती है जो दिखती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। या तो मतलब काम कर सकते हैं, मतलब जो है कोई टाइम होना चाहिए, मतलब बात करेंगे तो बात बनेगी। सिंपल बात है कि बाहर से बात करना है, कनेक्शन बनाने हैं। और कई नए लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हम तो नहीं है, हमको कोई क्यों ट्रस्ट करेगा, कनेक्शन क्या बनेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल चीज़ें हैं कि उसको प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमें बेचना है उसको, तो हम उससे बात करेंगे भाई ये प्रोडक्ट है, तो धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना बात करते हैं तो फिर ट्रस्ट बनता है धीरे धीरे। और उसको बोलेंगे सैंपल ऑर्डर दो ना, 1 लाख का, 2 लाख का, हम कहाँ करेंगे 1 करोड़ का तुम ऑर्डर दे दो। तो हम किसी को 1 लाख के लिए कन्विंस कर सकते हैं, 2 लाख के लिए LCL में, LCL बोलते हैं लेस देन कंट्रोल लोड, और बाय एयर भी भेज सकते हैं, तो वो पॉसिबल है। तो धीरे धीरे ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है। जैसे कोई भी बड़ी कंपनी ले लो तो उसने एक छोटी सी दुकान से, लाइक बिकाजी वाला हो गया, बालाजी वाले हो गए, जी। तो वो लोगों ने एक दुकान थी जो वो लाइक नमकीन की दुकान थी, वहाँ से स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़े। तो अगर जैसे किसी को भी स्टार्ट करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो पेपर वर्क के अलावा क्या बेसिक नीड्स हैं, ये चीज़ें कि ये होनी चाहिए, आपको इस पे काम करना पड़ेगा? जिसको भी आपको लाइक जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो है कि सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला जो कोई प्रोफेशन है तो वो है मार्केटिंग, ओके। सेल्स एंड मार्केटिंग। वो बोलते हैं कंपनी में सब चीज़ें जो है एक्सपेंस है, एवरीथिंग इज एक्सपेंस एक्सेप्ट सेल्स। सेल्स ही कंपनी का इनकम है, बाकी सब एक्सपेंस है। एम्प्लॉय का सैलरी True. एक्सपेंस है, कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया वो भी एक्सपेंस है, कुछ भी लाइट सब कुछ ऑफिस एक्सपेंस है, सब कुछ एक्सपेंस है। बट जो सेल्स होता है वो कंपनी का लाइक इनकम है। तो फिर सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केटिंग आपको आता है तो फिर आप काम कर सकते हो, किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर में कर सकते हो, 3-4 कंपनी को, ऐसा थोड़ी ना एक ही कंपनी के साथ करना है, तो ज्वाइंट वेंचर में काम कर सकते हो। इवन सोर्सिंग एजेंट वर्क कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे की बात है, चाइना में सोर्सिंग एजेंट तो काम करते हैं। जी। चाइना के अंदर जो है काफी सारे बहुत agents सारे काम सोर्सिंग करते हैं। एजेंट है, मार्केटिंग जी। करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो कोई भी पर्सन आज के दिन में, बट यहाँ पे कंसिस्टेंसी से काम करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर अपन बोले तो अगर आप शुरू कर रहे हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो पेपर वर्क के अलावा आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, एक छोटी सी वेबसाइट होनी चाहिए जिस पे आप अपना प्रेजेंटेशन दे सको और एक मार्केटिंग कर सको। मतलब ईमेल्स के थ्रू हो गया, व्हाट्सएप के थ्रू हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट रहता है अगर आप एक्सपोर्ट में आ रहे हो और आपको मार्केटिंग शुरू करनी है तो। और इंग्लिश पे थोड़ा काम करना ज़रूरी है बिकॉज आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हो, तो जो हमारी नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज रहती है सबसे कम्युनिकेट करने की, दैट इज़ इंग्लिश। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इस पे अगर आप वर्क करोगे तो आप अपना बिजनेस घर से भी शुरू कर सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ जी, क्योंकि अभी अभी हम जब परेश भाई से मिले थे टर्की वाले एक्सपो में, सो वहाँ पे किसी को भी, यानी अगर मान लीजिए वहाँ पे 30-35 लोग बैठे थे एक्सपोर्टर्स, तो उनमें से सिर्फ
5 लोगों को इंग्लिश बोलना आती थी, बाकी 30 को तो इंग्लिश बोलना भी नहीं आती थी, तो ट्रांसलेटर ही बीच में था। अब ट्रांसलेटर को सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आता था, ऐसा नहीं कि वो आपकी हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देगा। सो ये एक वो है कि इंग्लिश आप देखें तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में वर्ल्ड लेवल की लैंग्वेज है, वो तो आना जरूरी है ही, आई थिंक। हाँ, इतना वो टेंशन की बात नहीं है क्योंकि सामने वाले को भी नहीं आती। हम टर्की में गए थे, चलो मुझे तो आती है, तो टर्की वाले को ही नहीं आती है, तो इतना टेंशन नहीं है। बट बेसिक आए, समझ पाए, अपना मतलब जो इजी रहता है हाँ, कम्युनिकेट करना। जितना आए उतना अच्छी बात है। जी। जितना आए उतना अच्छी बात है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उसको विदेश में जो है वही मैं आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं अभी दुबई में था, तो किसी को रास्ता पूछ रहा था, कोई फिलीपाइंस वगैरह होगा, तो उसको भी कुछ लैंग्वेज का कोई इंग्लिश नहीं आती थी। एक बंदा था शायद लोकल होगा, अरबिक बंदा होगा, तो उसको अंग्रेजी नहीं आती, बोला ओनली अरबिक। मैं पूछ रहा हूँ भाई वेयर दिस इज लाइक लोकेशन, तो उसको तो इवन मतलब हम लोग थाईफेक्स अनुगा एशिया में थाईलैंड गए थे डेलीगेशन लेके, तो वहाँ पे हमने मार्केट विजिट किया था। तो मार्केट में भी किसी को अंग्रेजी नहीं आती है। थाईलैंड का जो फ्रेश फूड वेजिटेबल मार्केट है अलवीरे दुबई का, ऐसे ही वहाँ पे मार्केट है जहाँ पे वियतनाम से बहुत सारा फ्रूट वेजिटेबल आते हैं, लोकल का भी है प्लस वियतनाम का बहुत सारा होल्ड है थाईलैंड के अंदर। मैंने क्योंकि हम एक्सप्लोर करने गए थे कि हम इंडिया से थाईलैंड में फ्रेश फूड वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट पोमोग्रेनेट एक दो चीज़ें जो जाती है, अदरवाइज वहाँ पे नहीं, हमारा इतना होल्ड नहीं है, इतनी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। ऑनियन हो गया, वो अच्छी हमारी थोड़ी बहुत वहाँ हो जाएगी, और ये पोमोग्रेनेट वगैरह जाएंगे, वो मार्केट में नहीं जाएगा, डायरेक्ट वो मार्केट में चला जाएगा क्योंकि इंडिया का बेस्ट है इसलिए। बाकी वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट वो सब आता है उसका, तो वहाँ पे भी नहीं आती थी। तो इंग्लिश बेसिक आना इंपॉर्टेंट है, एडवांस आए तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेसिक बस कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि हम लोग एक कंफर्टेबल एक मार्केटिंग अपनी शुरू कर सके बिजनेस की। और देखिए अभी एक बहुत बड़े पॉडकास्ट में भी ये चीज़ कही गई थी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाना उसमें मेहनत लगती है, नो डाउट, लेकिन वो सही जगह दिखना चाहिए, यानी मार्केटिंग। जैसे परेश भाई ने बोला कि मार्केटिंग अगर नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि आपका ये प्रोडक्ट बना है या इसमें ये खासियत है या कंपटीशन में खड़ा रहने को तैयार है। अब मार्केटिंग के ऊपर आता है सेल्स। तो मार्केटिंग और सेल्स ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके प्रोडक्ट को दुनिया में प्रचार करेंगे और आउटपुट देंगे और बेचेंगे। तो ये दो चीज़ परेश भाई ने क्लियर बताया कि ये दो चीज़ है जो आपका धंधा बढ़ाएंगे, बाकी सब आपके खर्चे हैं। यानी ये आपको एक बनिया बुद्धि बिजनेसमैन ही बता सकता है, परेश भाई बिजनेसमैन भी, इसलिए उन्हें साफ बता दे कि बाकी सब आपके खर्चे हैं, और सेल्स और मार्केटिंग ऐसी चीज़ें जो आपको कमा के ला के देगी। यस, शाम को कितना बेचा वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी तो ये किया, मैंने ये पीपीटी बनाए ने पावर पॉइंट बनाए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो मैं देखता हूँ तो वो बस उसको ही पीपीटी में ही बुलाते रहता है। तो भाई ये अच्छी बात है, वो भी बुरी बात नहीं है, बट अल्टीमेटली द रिजल्ट मैटर्स। तो कितना आपने सेल किया है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अच्छा मार्केटिंग सीखते हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो देखिए फ्यूचर के लिए परेश भाई ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि आज अगर अपने बच्चों को तैयार करना है तो हमें मार्केटिंग में बहुत स्ट्रांग होना है और सेल्स में बहुत स्ट्रांग होना है। चाइना में आज हर बच्चा, हर घर में प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन्होंने अपने जो भी नई जनरेशन है उनको सेल्स और मार्केटिंग में लगा रखा है। बाकी पुरानी जनरेशन सब मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है, हर घर मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, और बाकी जो नई जनरेशन है वो मार्केटिंग और सेल्स में लगी पड़ी है। तो देखिए आज जब नौकरी ढूंढने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं, तो आज भी हमारे भारत का सच ये है कि अगर 10 लोगों को बोला जाएगा तो 10 में से 8 लोग बैकहैंड की जॉब चुनेंगे कि हाँ मैं बैठे बैठे काम करना चाहता हूँ। यस, मेरे पास एक बंदा आया था इंटरव्यू के लिए, सर मुझे जॉब चाहिए। मैंने बोला ओके अच्छी बात है, क्या जॉब चाहिए? सर कुछ बैक एंड का हो तो दे दीजिए। मैंने बोला उसमें क्या करेंगे? उधर फाइल का कुछ काम हो। अरे वो तो कोई भी कर लेगा, तुम सेल्स में मार्केटिंग में करो तो तुम्हारा सैलरी बढ़ेगा, बाकी वो तो 10-12 हज़ार तुमको मिल जाएगा, फाइल इधर उधर करो, बिलिंग कर दो, या ये चीज़ है। तो जितना सेल्स एंड मार्केटिंग जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा बिजनेस होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप हमारे सामने परेश भाई बैठे हैं, ये लाइव एग्जांपल है। यानी हमने भी इनको पहली बार यूट्यूब पर ही देखा था। अगर ये एक बिजनेसमैन होते और नॉर्मल भाई बिजनेस कर रहे होते तो क्या हम परेश भाई को जानते? नहीं जानते। लेकिन परेश भाई ने एक फैसला करा कि जो भी मेरा नॉलेज है वो मैं यूट्यूब पर डालूंगा। उन्होंने यूट्यूब पर डाला, लोगों को जागरूकता जो उन्हें जगाई है, तो वो जैसे यूट्यूब पे आए तो देखिए वो मार्केटिंग हुई। इन्होंने अपनी सेल्फ मार्केटिंग करी कि हाँ भाई कोई भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्वेरी है तो मेरे पास आए। इतने लोग इनके पास आए, इतने लोगों को इनने बनाया, सिखाया कि देखिए गलत फहमी कुछ भी अगर है कि डॉक्यूमेंटेशन को लेकर है, प्रोडक्ट को लेकर है, बायर को लेकर है, लैंग्वेज को लेकर है, कौन सी कंट्री में नहीं करना, जो उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने मार्केट करा, और आज देखिए वो लाइव एग्जाम्पल है, और आज वो देश विदेश जाकर इतने सारे लोगों को सिखा भी रहे हैं।
अच्छा परेश जी, जैसे अपन बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आपने जैसे आपने बताया आपने थाईलैंड घूमा है, वियतनाम घूमा है और भी मतलब यूरोप कंट्री भी एक्सप्लोर की है और दुबई, गल्फ भी एक्सपोर्ट किया है। तो अगर किसी को भी आप जैसे कोई भी नया एक्सपोर्टर है उसको आप बोलना चाहें कि भई अगर आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है, तो ये 5 प्रोडक्ट हैं स्टार्टिंग के जिससे आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो, मार्केट में आना आपके लिए ईज़ी है। वो कौन से प्रोडक्ट होंगे? अगर अपन गल्फ की बात करें, सबसे पहले गल्फ से शुरू करते हैं, उसके बाद अपन दूसरे मार्केट में जाते हैं। इसमें डिपेंड्स प्रोडक्ट वो बंदा कहाँ से है, बंदा का क्या बैकग्राउंड है और ये प्रोडक्ट सिलेक्शन स्वॉट एनालिसिस से आता है। ठीक है। बाकी ऐसे आप मुझे एग्जांपल कोई भी पूछेगा, मुझे बहुत सारे लोग पूछते यही पूछते हैं कि सर बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बता दो, बाकी सब जी, छोड़ दो, वो जी। सब जाने दो। हाँ। तो मैं बताता हूँ बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मैं बता दूंगा, बट तुम इसमें काम कर पाओगे वो भी इम्पोर्टेंट। तुम्हारे पास सप्लायर है, समझो मैं बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बेस्ट प्रॉफिट है, लाइसेंस डॉक्यूमेंट और ये रजिस्ट्रेशन उसके जो होते हैं, जी। इवन सामने वाली कंट्री में भी इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, जी। तो तुम कर पाओगे। मतलब नया आदमी है, कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो जी। मुश्किल लेता है। फिर दूसरा है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है लेदर। हुँ। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है उसका, क्योंकि अच्छा। वो लेदर आप समझ सकते हो इंडिया में तो आपको पता ही है, थोड़ा कम हो गया। मतलब वो यूपी में पहले बहुत अच्छा इंडस्ट्री था पर अभी कम किया है। जी। तो उसका जो है अभी अच्छी बात है कि अल्टरनेटिव वो सिंथेटिक लेदर आ रहा है, वो सब वो प्लांट बेस्ड भी लेदर आ रहा है, वो सब अच्छी बात है। पर जो ओरिजिनल लेदर है उसकी डिमांड अच्छी है, जितनी डिमांड है उतनी लाइक बनता नहीं है, तो वो सप्लाई तुमको नहीं मिलेगा। जो है अच्छे फैक्ट्री वाले खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी है मर्चेंट भी कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं भी कर रहा हूँ, हमारे कोलकाता के स्टूडेंट भी है, सप्लायर भी है, तो है। बट तो बता रहा हूँ नया आदमी को जो चीज़ है, तो ऐसी मैं डायरेक्ट बोल दूँ तो उसमें क्या होगा कि वो बंदे को समझ में नहीं आएगा। प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि भई हाँ, मेरे लिस्ट में कि ये प्रोडक्ट मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, मेरी सोर्सिंग में है और मैं इसका नॉलेज अगर नहीं है तो ले सकता हूँ। नॉलेज मतलब वो अवेलेबिलिटी ज़रूरी ऑफ द है। प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए तो उसको जी। हम बेच सकते हैं। एंड थोड़ा उसका एनालिसिस एक डिमांड क्या है बेनिफिट्स वगैरह है तो लोग यूज़ करेंगे। पहले तो ये भी देखना है ना। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नए लोग हैं जी। उसको प्रोडक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग कि सर मेरे खेत में या मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मुझे एक्सपोर्ट करना है। एक बंदा मेरे पास आया, सर मेरे पास लेमन है, लेमन एक्सपोर्ट करना है। मैंने बोला कितना है? बोला 10 टन होगा पूरे साल का। जी। अरे बोला कंट्री भरने के लिए 15-20 टन चाहिए, जी। तो एक कंट्री भी नहीं होगा। तो पहले तो ये आपको चूज करना है, जो प्रोडक्ट मतलब ऐसे देखना है, जो प्रोडक्ट चूज कर रहे हो उसका हर महीने 1 कंट्री या 2 कंट्री मिलेगा आपको, जी। तभी तो काम होगा। तो वो अपने को मतलब थोड़ा देखना होता है। और दूसरा कई बार ऐसा होता है कि सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, उसे एक्सपोर्ट करना है, बराबर है। तो वो आपकी बात सही है, एक्सपोर्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका फिजिबिलिटी क्या है, किसी को वो लेना है, खाना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो वो भी है, तो थोड़ा एक मार्केट का थोड़ा देखना पड़ता है, जो नए लोगों को आइडिया नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है कि तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज के दिन में सोशल मीडिया बहुत अच्छा है जी। और उसके बोलते हैं ना जिसका फ़ायदा है उसका नुकसान भी थोड़ा रहता है, ऐसी बात है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई जैसे कि प्रोडक्ट वायरल हो जाती है, तो जैसे कि कोई प्रोडक्ट मुल्तानी मिट्टी, तो वो क्या होता है कि लोग फिर वो बोले सर मुल्तानी मिट्टी सिलेक्ट करना है किसी, मतलब मैंने देखा है, ये वीडियो देखा है कि भाई वो 20-50 रुपये किलो मिलती है, 1000 रुपये किलो बिकती है, तो मुझे मुल्तानी मिट्टी एक्सपोर्ट करना है। तो उसमें भी नए लोगों को थोड़ा वो गुमराह हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो ऐसी प्रॉफिट आपको मतलब ऐसे रील वगैरह देख के थोड़ा जो, और उसमें क्या होता है कि वो एक चीज़ वायरल होती है ना, तो सब लोग वो वीडियो बनाते हैं जी। और वही उसके व्यू आते हैं, वो वापस व्यू आने लग जाते हैं। उसके चक्कर में जैसे व्यूज के अभी चक्कर में है। मखाने का बहुत चल रहा था हाँ। प्रचलन, बहुत ज़्यादा। मखाना अच्छा, मखाना तो अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। पर हाँ, जितना चला उतना मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, पर जितना चला उतना डिमांड नहीं है ना, बनता ही जी, इधर है, जी, तो वो जी, चीज़ है। पर अगर वही सोर्सिंग है, फिर वो कोई मतलब कोई भी कहाँ का भी बंदा मतलब जिसका ब्रांड कोई- बना के अगर कर सको तो मखाने में अच्छा काम है जो नहीं, मखाना आप समझे नहीं, इसमें क्या होता है, कई बार क्या होती है, कोई प्रोडक्ट फिजिबल होती है, कोई प्रोडक्ट जी। फिजिबल नहीं होती है। जी। तो मखाना जैसे कि पानी का बॉटल है, तो इतना फिजिबल नहीं है पानी, मतलब इतना जो है मैंने डेटा देखा इसमें इंडिया से इतना कुछ पानी का बॉटल, क्योंकि नॉर्मल वाटर मिनरल वाटर तो किधर भी बन जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मखाना क्या है, किधर भी नहीं बनता है, तो मखाना का डिमांड है, पर पूरा देश मखाने एक्सपोर्ट करेगा तो इसमें मतलब सप्लाई तो करो ना। मैं आपको बताऊँ, अभी मैं गल्फ फूड में आया हूँ, हमारे स्टूडेंट का मखाना का स्टॉल है, मखाना एक्सपोर्ट करता है बंदा, और गल्फ फूड में 12,000 का स्टॉल लगाया है, सॉरी 12 लाख का स्टॉल लगा है। 10 से 12 लाख का गल्फ फूड में आपको स्टॉल लगाना है, तो स्टॉल का कीमत होता है 10 से 12 लाख रुपया। यस, फिर वो मिनिमम छोटा वाला जो 9 स्क्वायर मीटर का आता है उसका जो है कीमत है, तो बंदे ने स्टॉल लगाया। अच्छा। हाँ, तो वो झारखंड का बंदा है, एंड बिहार से, तो वो सारी चीज़ें जो है वही तो होती है या
तो मतलब काम तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पास सप्लाई होना चाहिए। जी। या प्रोडक्ट सप्लाई अवेलेबल है तो काम कीजिए। और दूसरा प्रॉफिट के बारे में, ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, 200 टका कमाओ, 300 टका कमाओ। अगर कोई ऐसा प्रॉफिट होता ना तो वीडियो बना के कोई नहीं बताता। वो फिर अंबानी जी करते। वो जो बताया नहीं, जाता ऐसा है। नहीं, कोई बताता ही नहीं ना। समझो मेरे को ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जिसमें 300 टका प्रॉफिट है, तो मैं कल वीडियो बना के बताऊंगा तो सब करने लगेंगे, तो कोई बताएगा ही नहीं। जी, तो मेन क्या है कि एज ए जेन्यून एक्सपोर्टर हमें 10 टका, 20 टका, 30 टका मिल जाए बहुत हो गया। मैं तो बोलता हूँ 20 टका दे दे कोई, हमें तो एक किस्त नहीं चाहिए। वो भी ये जो बता रहा है। हाँ। देखो मैं आपको बताऊँ, मैं खुद ई कॉमर्स एक्सपोर्ट भी करता हूँ। हमारा बल्क एक्सपोर्ट भी है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में हम कॉपर बॉटल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, अमेजोन FBA करते हैं। तो अब अमेजोन FBA में मैं आपको बताऊँ, प्रैक्टिकल बताऊँ क्या होता है। हमारा कॉपर बॉटल आता है, उसका परचेज हमारा 500 रुपीज़ है। एक बॉटल होता है, 2 ऊपर टॉप में ग्लास होते हैं, तो ऐसे पूरा कॉम्बो आता है, उसमें पूरा बॉक्स आता है जो हम यहाँ से, तो हमारा परचेजिंग प्राइस उसका कितना है, 500 रुपीज़ है। फिर यहाँ से हम लोग US में भेजते हैं, बाय DHL जाते हो, बाय एयर में जाते हैं। ई कॉमर्स का सारा सामान सबको पता है, बाय एयर जाता है। तो वो पर किलो के हिसाब से जाता है, CBM के हिसाब से जाता है, वॉल्यूमेट्रिक वेट में जाता है। तो वो होता है पर किलो के हिसाब, एक बॉटल 1 किलो के गिन लो वॉल्यूमेट्रिक वेट, तो वो होता है 500 रुपीज़। अच्छा, एक हाँ, बॉटल एक का बॉटल किराया US से पहुंचने का भेजने का 500 रुपीज़ होता है। और फिर मैं आपको बताऊँ उसका एग्जाम्पल है, ये हमारा 500 परचेज हुआ। अब हमारा सेलिंग प्राइस आपको पता है US में क्या है, वो है 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज। ओके। ये क्या हुआ, 500 का हमारा इंडिया में परचेज है, हमारा US में सेलिंग कितने का है, 3000 रुपीज़। मतलब रुपीज़ की बात करें हम, तो आपको मतलब पता डबल से चलेगा। भी ज्यादा प्रॉफिट है। क्या बात है, मजा आ गया। तो देखो यही तो गड़बड़ है, लोगों को पता ही नहीं है। अब मैं आपको प्रॉफिट गिनाता हूँ, लोग लॉस करते हैं। आपने डबल प्रॉफिट गिन दिया, मैं आपको लॉस गिन, इसमें लॉस करवा के दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए कैसे होता है, आप देख, मैं बता देता हूँ, सबको बता देता हूँ। देखिए मतलब अच्छी तरह से धंधा नहीं किया, अच्छी तरह से धंधा नहीं आता तो लॉस होता है। कैसे, 500 का परचेज, 500 अमेरिका पहुंचाने का, और 500 समथिंग जो है वो अमेजोन पूरा चार्ज ले लेता है, वो सेलिंग प्राइस पे चार्ज लेता है, तो उसका भी अराउंड 500 रुपीज चार्जेस हो जाता है। फिर वहां पे वेयर हाउस के चार्जेस, डिलीवरी के चार्जेस, तो सब मिला के 2500 रुपये हो जाता है। ओके। और मैं और डिलीवरी चार्ज, हाँ, तो वो भी वो भी $5 हो गया आज के दिन में। डिलीवरी चार्ज गिनो तो वो भी 500 रुपया हो गया, उसका तो डिलीवरी चार्ज हो तो और गया, ज्यादा तो पैसे टोटल 2500 रुपया हमारा चार्ज हो गया, और हमारा बिक रहा है 3000 में, तो 500 हमको का मिलता है प्रॉफिट। 500 रुपया मिलता है, जो उसमें 500 रुपया मिला। अब ये तो भी 100 टका प्रॉफिट बोल दिया आपने, अच्छी बात है। चलो। नहीं, मुझे लगा आपने जो 500 बोला था हाँ, उसका वो आपने 3000। आपने सब कुछ इंक्लूड करके बोला। नहीं, 500 का तो परचेज क्लियर बोला ना मैं, हमारा 500 का परचेज है। या तो और दूसरा, अब इसमें फायदा हुआ, फायदा होगा तो ये धंधा करेगा, फायदा है। बट इसमें कभी कभी जो है रिटर्न आता है, अमेजोन में रिटर्न आता है, आपको पता होगा सिस्टम। तो रिटर्न आया तो वो सब खर्चा मिला है, वो तो हमारा गया, और प्रोडक्ट भी हमारा डैमेज प्रोडक्ट, रिटर्न में तो खोल के यूज करके फिर बोला ढक्कन सही नहीं है तो रिटर्न दे देता है। कई लोग तो आपको पता है गलत, मतलब अमेरिका में थोड़ा कम होता है ऐसा, बाकी वो यूज करके भी वापस दे देते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि फिर वो ऐसा वो आएगा, और कई बार वो डेड स्टॉक हो गया, 5 बॉटल बिकी नहीं जी। हमारे वो बॉटल का खर्चा कितना हो गया, यहाँ से भेजने का परचेज 500, और वहां से वापस तो आना नहीं है वो, क्योंकि 500 का कीमत है, वहां से लाना नहीं है। तो अगर सही तरह से वो मैनेज नहीं किया डेड स्टॉक, और रिटर्न का जो है अच्छी क्वालिटी नहीं दिया आपने, क्वालिटी हमारा एक बार हुआ था, हमारा लोट ही खराब चला गया। अच्छा। इतने कंप्लेंट्स आए हमारे, क्योंकि अब समझो हम जहाँ से लाइक जो है यूपी से प्रोडक्ट मंगवाते हैं, यूपी से प्रोडक्ट अहमदाबाद आता है, और अहमदाबाद में हम लोग मतलब उसको पैकिंग वगैरह करते, पर हर एक पीस को तो खोल के चेक नहीं कर सकते ना। 1000 पीस आए तो वो हर एक बोतल को चेक किया, खोला, ढक्कन सही है कि नहीं, वो तो नहीं हो सकता। तो हमने 2-3 पीस खोले, सब सही है, वो रेगुलर काम होता है, प्रॉब्लम नहीं आता। कभी मैन्युफैक्चर इंडिया में आपको पता है। फिर हमने भेज दिया, तो वहाँ से कंप्लेन आने शुरू हुई, बोले ये इसका तो जो फिनिशिंग वो चला जा रहा है। 3-4 दिन के बाद वो कॉपर का आपको पता ही, वो थोड़ा वो डल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो बोला खराब होने लगा है। तो वो चीज़ें, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, तब जाके जो है बिजनेस में, तो बिजनेस अच्छा है, पैसा मिल रहा है, बट ध्यान नहीं रखा ना, तो इसमें तो चीजें नुकसान है। तो यहाँ चीजें, तो यहाँ पे यही हो रहा है ना कि इंडिया में कॉपर बोतल 500 का मिलेगा, अमेरिका में 3000 का बिकेगा। देखिए कितना प्रॉफिट है। यहाँ मोरिंगा पाउडर इतने का मिलता है, वहाँ इतना। हमें B2B धंधा करना है, तो हमें जो है 10-20 टका बहुत हो गया। और दूसरा जो है ई कॉमर्स का है, तो 100 टका मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैनेज नहीं किया तो लॉस भी उतना होता है। इतना, हाँ, तो फिर लोगों को पता नहीं है। और एक बंदे को मैं बताऊँ, आप बिलीव नहीं करोगे, अब मेरे पास एक किस्सा आया था, ई कॉमर्स वाला ही। वो बंदा कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता, उसका प्रोडक्ट का कीमत था $100,
$100 मतलब अभी आपके आज के हिसाब से 9,000 रुपया प्रोडक्ट का कीमत हो गया। वो बंदा सिंगल प्रोडक्ट सेल करता था। प्रोडक्ट नहीं बताया उसने मुझे, बट बताया उसका कि सर $100 का मेरा प्रोडक्ट है। उसमें उसको मिलता था 1,000 रुपया, कितना 900 से 1,000 रुपया प्रॉफिट था उसका $100 में। मतलब 1,000 रुपये का एग्जाम्पल, 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है, मतलब उसको मिल रहा था, मतलब 1,000 रुपया मिल रहा था उसको, हाँ 10% प्रॉफिट हो रहा था। तो इसने 40 शिपमेंट भेज दिए, 40 शिपमेंट उसने कर दिया। और उसके बाद उसको बैंक से नोटिस आया कि आप है ना इसका BRC जनरेट करवाइए, बैंक रिलाइजेंस सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कंपलसरी होता है। जी। अब SBI बैंक थी, उसने बताया मुझे कि सर मेरी SBI बैंक है, और SBI बैंक ने बोला है कि BRC जनरेट करने का पर BRC 1,000 रुपये चार्ज है हमारा। क्या है? 1,000 रुपीज हमारा चार्ज है। उसने 40 शिपमेंट किया, 40,000 का उसको 40,000 का BRC जनरेट करना है। सर बोले इतना मेरा प्रॉफिट ही नहीं हुआ सर मेरे को, तो जो है बोले 900 रुपया प्रॉफिट, एग्जाम्पल है वो था आपसे 900, मतलब आज की तब तो 900 रुपया प्रॉफिट था पर पीस पे, और 1,000 रुपया तो ये BRC का चला गया इसका, और BRC तो कंपलसरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोगों को नॉलेज नहीं है तो फिर वो यहाँ पे होता है। इसलिए आज के दिन में राइट मेंटर के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन में जो लोगों को पता नहीं ना, वो पैसा कमाने के बजाय गवा रहे। जी। उसको लगता है पहले मैं यही वो कि हमारा का हो रहा एंड ऑफ द डे वो हिसाब लगाते तो कुछ नहीं बचता है। रोलिंग दिखाते हैं हाँ, कि जा रहा तो आज राइट मेंटर के साथ वर्क करके, जिसको एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, और जो है जो राइट गाइडेंस देते हैं, उसके साथ वर्क करके आप थोड़ा यहाँ पे 3 चीज़ बनती है। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम, उसमें हम 3 चीज़ बजाते हैं। एक तो हमारा नेटवर्क हम प्रोवाइड करते हैं। तो इतने सालों से मैं इंडस्ट्री में हूँ, तो उसमें जो हमारा नेटवर्क बना है उसमें कनेक्शन चाहिए। तो पूरा जैसे कि दुबई में कम नहीं करना हो, तो दुबई तो हम आते जाते रहते, हमारे कंसल्टेंट भी है। अब एक बंदे को अफ्रीका में कम नहीं करना था, बोले सर मुझे अफ्रीका में कम नहीं खोलना है। अब अफ्रीका तो इतना मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का गया नहीं हूँ कभी मैं अफ्रीका, तो है। बट तो फिर मैंने क्या किया, हमारे एक स्टूडेंट है जो अफ्रीका रहते हैं, तो मैंने उसको कनेक्ट किया कि भाई ये जो आप रहते हो वही कंट्री के अंदर ये भाई को हमारे कंपनी खोलना है। बोले सर मेरे पास ये है, आप मेरा नंबर दे दो, मैं बात करके करवा दूंगा। तो मैंने बोला अपने स्टूडेंट से तू बात कर ले, वो वहाँ ही रहते हैं, वहाँ उसके पेट्रोल पंप और सलोन और 2-3 और बिजनेस है, तो तुम बात कर लो और हो जाएगा। तो उसका काम, तो हमारा नेटवर्क मिलता है, किधर भी कुछ भी काम करना है। इवन यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट को क्या हुआ मैं बताऊँ आपको, दुबई का ही किस्सा है। इसमें थोड़ा दुबई में थोड़ा आपको पता ही है मार्केट में, तो एक बायर मिला उसको, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का बिजनेस, डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ इधर और जो है मैं पैसा दे दूंगा। तो बोल दिया उसको, तो वो बंदे ने एक्सपोर्ट कर दिया कंटेनर, मिलेट्स का कंटेनर था। तो वो आगे, वो दुबई में आ गया, बायर के ऑफिस गया, डॉक्यूमेंट लेके गया, और बायर बोलता है तुम्हारा थोड़ा माल खराब निकला। तो अभी डॉक्यूमेंट उसके हाथ में, माल तो पोर्ट में पड़ा है। बोला माल खराब आया तो एक काम करो, थोड़ा डिस्काउंट दो, तो मैं देता हूँ, ये वो। तो डिस्काउंट मांग रहा था बायर। अब जो बोले कि सर मेरा कुछ कॉस्टिंग नहीं, उससे ज़्यादा तो कम में मांग रहा है बंदा, क्योंकि वो तो फिर मैंने क्या किया हमारे नेटवर्क से, तो मैंने बोला तो फिर एक काम कर, मतलब तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो है दूसरा जगह पे हम बेच सकते हैं। BL अमेंड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट चेंज करना पड़ेगा, जो भी पॉसिबल उस हिसाब से। तो उसको नहीं चाहिए तो बोल दे, NOC ले ले उससे, भाई मेरे को नहीं चाहिए माल, तो हम BL अमेंड करके चेंज करके हम किसी को बेचेंगे। तो फिर हमारे जो यहाँ पे कनेक्ट है उसको बोला कि भाई फोटो भेज पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटो वगैरह भेजा मैंने, हमारे जो यहाँ कनेक्ट स्टूडेंट है उसको भेजा कि भाई ये माल है, ये जो है उसको बेचना है। तो उसने कहीं से बायर ढूंढ के बोला कि ये इसको चाहिए, पूरा कनेक्शन करवा के सेल करवा दिए। तो ऐसे नेटवर्क मिलता है कि कहीं पे कोई फंसते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है, तो जो चीज़ें, तो नेटवर्क होता है। दूसरा टाइम सेव होता है। टाइम सेव होता है मतलब कि जो रिसर्च आप कर रहे हो, मैं यहाँ दुबई आया हूँ तो मैं खुद पहले तो रिसर्च कर रहा हूँ, और इसमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमारे पास, एक तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, प्लस मेरे साथ जितने लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि सर ये ना अच्छा है, सर ये बुरा है, ये नहीं करना है। मैं गया था इधर ये लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो मुझे पता है कौन सी सुपर मार्केट वाला रिस्पॉन्स दे रहा है, कौन सी नहीं दे रहा है। मैं अकेला सब जगह जाऊंगा जा ही नहीं सकता, बट ये तो चीज़ है, ये इंडस्ट्री में सर यहाँ तो ये बहुत अच्छा बिक रहा है और यहाँ पे डिमांड भी है वैसे। तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो टाइम बचता है, नेटवर्क यहाँ पे बचता है, जो है टाइम बचता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अगर बिजनेस करना आज के दिन में। तो देखिए परेश भाई ने कितना इसको सरल तरीके से बताया। अगर आप एज अ मेंटर के साथ जाते हैं, जैसे परेश भाई खुद एक मेंटर है, वो काफ़ी सारे एक्सपोर्टर, आई थिंक मुझे लगता है करीब 5-6 साल में तो इन्होंने 1000 से ऊपर एक्सपोर्टर पैदा कर दिया अपना देश में। सो मेंटरशिप का फ़ायदा देखिए, एक तो नेटवर्किंग का फ़ायदा कि जब 100 लोग जाते हैं मार्केट में, तो हर आदमी अगर 2-2 प्रोडक्ट लाएगा तो वो 200 प्रोडक्ट की नॉलेज लेके आएगा, जबकि एक आदमी जाएगा तो कितने प्रोडक्ट ले आएगा, 20 प्रोडक्ट जा सकता। तो हमारे पास 80 प्रोडक्ट का नॉलेज एक्स्ट्रा आया। वो फिर नेटवर्क, उन लोगों ने जिसको पहचान बनाई, तो वो भी एक नेटवर्क हो गया।
तो प्रोडक्ट का नॉलेज, नेटवर्क का नॉलेज, और कुछ भी अगर आप फंसते हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेके कंट्री वाइज, जैसे अभी ने अफ्रीका का केस सुनाया, दुबई का केस सुनाया, तो वो एक फ़ायदा यही मेंटरशिप का। तो जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उतर रहे हैं तो एक मेंटर को जरूर लेकर चले साथ में। हाँ, और एक तीसरा फायदा है वो है पैसा सेव होता है। हाँ, वो तो कह हाँ, रहे आपको 3 फायदे हैं। एक तो नेटवर्क मिलता है, दूसरा जो है पैसा सेव होता है, और जो है तीसरा जो है मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया हिसाब से। हाँ, या तो पैसा सेव कैसे, मतलब पैसा सेव कैसे होता है कि वो ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़ेगा इसको, हाँ, जो बंदा वो है, बोलते हैं ना क्योंकि टाइम सेव पैसा सेव। हाँ, टाइम सेव पैसा सेव, तो कि ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़ता है, कहीं रॉन्ग नहीं चला जाएगा, रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करेगा, तो हम गाइड करते हैं कि ये गलत है, ये सही है, तो हिसाब से है। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट नेटवर्क का, लाइक मेंटरशिप का ही रहता है, जिसमें आपका टाइम भी सेव होता है, नेटवर्क मिलता है, एंड पैसा सेव होता है। 3 बेनिफिट है। अच्छा परेश जी, हम वापस आते हैं उस पे प्रोडक्ट वाली बात पे जो हम कर रहे थे। जैसे आपने बताया, वो बिल्कुल सही बताया कि अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट, और आप कहाँ रहते हो, क्या आपका नॉलेज है, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन लेट्स सी, इसके अलावा जैसे अब आजकल क्या मर्चेंट एक्सपोर्टर्स बहुत बन रहे हैं मार्केट में, कि भाई मेरे पास पैसा है, अब मुझे आप बता दो कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना है, यहाँ से मुझे सप्लाई मिल जाएगा, और ये प्रोडक्ट मैं करूँगा तो मेरा रोटेशन चल सकता है बहुत ज़्यादा। भले चलो मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए 10-15%, आप मुझे 3%, 5%, 8% भी प्रॉफिट आ रहा है, और अगर वो रेगुलर चल रहा है जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मैं आपको पूछूं कि भाई ऐसा प्रोडक्ट आप मुझे सजेस्ट करो? ओके, तो इसमें जो है डिपेंड्स, प्रोडक्ट फिर भी डिपेंड रहेगा। कल ही मेरे को एक क्वेश्चन आया था हमारे स्टूडेंट डेलीगेशन में, उससे ही पूछा है कि सर मुझे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, मैं कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँ। उसने 2 ऑप्शन बताए कि जो रेगुलर प्रोडक्ट है, जो रेगुलर चलता है और उसमें प्रॉफिट भी रेगुलर है, वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँ, या जो सीजनल प्रोडक्ट है, जो रेगुलर नहीं चलता, सीजनल का मतलब सीजनल होता है, तो और ज़्यादा प्रॉफिट है वो सिलेक्ट करूँ, तो चीज़ है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कोई नया बंदा है तो वो पर्सन जो है यहाँ पे, लाइक अभी एक अच्छा प्रोडक्ट है गारमेंट्स। हाँ, एक गारमेंट जो है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इंडिया का इसके में अच्छा होल्ड भी है, क्योंकि कॉटन चाइना इंपोर्ट करता है, बांग्लादेश इंपोर्ट करता है, और बांग्लादेश का अभी थोड़ा सिचुएशन जो पॉलिटिकल अच्छा नहीं है, तो मैंने अभी न्यूज़ भी सुना था कि बहुत सारी कंपनियां इंडिया शिफ्ट हो रही है। अच्छा। तो ये बेनिफिट है। कॉटन हमारे पास है, चाइना भी कॉटन बनाता है पर कॉटन इंपोर्ट करता है, तो कॉटन गारमेंट्स वगैरह हो गया, उसकी डिमांड अच्छी रहने वाली है। जी। रेडीमेड में बता रहे हैं आप कि वो जो था ना, दोनों में, दोनों में। रेडीमेड में। अभी वो बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, अगर 3 आपको धंधा करना है, Basic। प्रोडक्ट सिलेक्शन में बता दिया वो, बिल्कुल तो सही। ये प्रोडक्ट सिलेक्शन सदियों से सुनते आ रहे हैं, प्रोडक्ट कौन सी चाहिए, पर वो बोला ध्यान नहीं होता है। तो पहले तो रोटी खाने का, भी गल फूड का एग्जीबिशन है, दुनिया से लोग आए, वो खाना तो चाहिए। जी। कोरोना है, बराबर कोरोना है, तो कपड़े भी, कोरोना आ गया तो भी कपड़े और खाना दोनों शुरू था। जी। बाकी सब चीजें मशीन वगैरह कुछ हो तो बंद था वो सब। मतलब कोविड टाइम में मैं बोलूँ तो 2 सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो चालू थी, बाकी सब बंद हो गया था। एक तो था खाना, जो बेसिक नीड का आपका है, भले कुछ भी आप खाना तो खाओगे ही। और दूसरी चीज़ थी जो आपने बताया, मेडिकल्स का बिजनेस बहुत अच्छा था उस टाइम। तो यहाँ पे मतलब अभी यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, तो कपड़े पे थोड़ा फोकस कर सकते, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती, गवर्नमेंट भी जो यहाँ पे रोड टेप का बेनिफिट है और डीबीके का बेनिफिट है, वो 5% का 5 to 7% तक गारमेंट में है। या यूएई के अंदर नहीं, इंडिया से गारमेंट एक्सपोर्ट करते तो 5% जो है सब्सिडी मिलेगा रोड टेप एंड डीबीके। कहीं पे भी करते हैं, किधर भी करते हैं, कंट्री वाइज वो बेनिफिट नहीं है, वो जनरल बेनिफिट है कि किधर भी एक्सपोर्ट करो, आप जितना टर्नओवर करो उस हिसाब से गवर्नमेंट जो क्या ड्यूटी ड्रॉबैक एंड रोड टेप आपको देगी। अच्छा, अगर अपन जब बोल रहे हैं क्लोथिंग का अगर बिजनेस करते हैं यहाँ पर यूएई के अंदर, तो इसके अंदर मार्जिन अगर अपन देखें तो क्या मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, कि इससे इसके बीच में मार्जिन रहता है? हाँ, देखो मार्जिन, वही मार्जिन मैंने बता दिया कि यहाँ पे एक्सपोर्ट में जो है 5 to 50% प्रॉफिट मिलता है। हमें होलसेल का काम करना है। देखो यहाँ पे एक होता है होलसेल और रिटेल। रिटेल करोगे आप मार्जिन जितना चाहो उतना कमा सकते हो, मतलब 50%, 100%, वैसे भी रिटेल में एक पीस में तो हो सकता है, बट हमें होलसेल का काम करना है, तो हमें 10%, 20% मिल जाए बहुत अच्छी बात है, 30% मिल जाए, होलसेल है पूरा, क्योंकि बल्क में जाता है, 20 लाख का कंटर जाएगा, उसमें 20% भी मिला तो कंटर पे 4 लाख रुपया छूटता है। और आज कंपटीशन के ज़माने में अच्छी बात है, मतलब 5% से लेके भी स्टार्ट हो और जेन्युइन हो, रेगुलर पेमेंट टाइम हो, तो 5, 10, 20% बहुत अच्छी बात है। ओके, मतलब 5% अपन मिनिमम लेकर चलते हैं, हाँ, मैक्सिमम 5% अपन minimum 20% होना ले सकते हैं, बट
उन प्रोडक्ट्स में जिसमें कंपटीशन थोड़ा ठीक है। अगर कंपटीशन आप जैसे रेगुलर प्रोडक्ट करो तो उसमें फिर मार्जिन अपन 5 8% ये मान के चल सकते हैं। मतलब 5%, 10%, 15%, 20%, ऐसा नहीं कि 5 मिनिमम है, उससे वो भी नहीं मिला धंधा क्या करने का। जी, वो चीज़ सही है है। उसके साथ। हाँ, इतना रिस्क लेके फिर 5% भी, वो तो फिर लोकल में मिल जाता है, वो चीज़ है। जी। तो मतलब 5% से लेके 15%, 10%, 20%, और गवर्नमेंट 5% तो गवर्नमेंट दे रही है। जी। फीस में 5% गवर्नमेंट का बेनिफिट है। जी, इसमें वो एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, तो आपको एक्सपोर्ट करने पे जो प्रॉफिट है वो तो मिल रहा है, उसके साथ-साथ गवर्नमेंट से भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। यस। तो प्रोडक्ट में जो है गारमेंट में अच्छा प्रोडक्ट है, उसको मतलब जनरल प्रोडक्ट है, सिलेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, मैं खुद भी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, जी। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है, क्योंकि ये कम बजट में और एडवांस प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट जो है एडवांस वाली प्रोडक्ट है, क्योंकि आर्टिजन बनाते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि तुमने नहीं दिया तो मैं चाइना जाकर लेके आऊँगा। हैंडीक्राफ्ट जो है चाइना में इतना नहीं बनता, वहाँ मशीन मेड जो प्रोडक्ट ज़्यादा होती है। पर यहाँ पे अगर दुबई में देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन हैंडीक्राफ्ट में चाइना है, बिकॉज बहुत सस्ते प्राइस में दे रहा है। नहीं, वो हैंडीक्राफ्ट मशीन मेड है, वो होम डेकोर प्रोडक्ट है मैडम, वो हैंडीक्राफ्ट नहीं। जैसे कि ये जो है, तो ये मशीन मेड प्रोडक्ट है, ये पीछे जो है वो सब मशीन मेड प्रोडक्ट, हाथ से बना नहीं है। तो हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है जो आर्टिजन हाथ से बनाते, जीआई टैग प्रोडक्ट और वो सब रहता है कि इसका फेमस प्रोडक्ट वो है। कंपटीशन है फर्नीचर वगैरह में, पर वो अलग पूरा वो मेरे कि चाइना में हैंडमेड कम चीज़ें है, क्योंकि उसके बाद टेक्नोलॉजी है, मशीन बना लेते हैं। वो है कि जिनको मतलब वो ट्रेडिशनल एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए वो इंडिया से ले सकते हैं, बट फिर वही है कि उसके अंदर वो एक्सपेंसिव पड़ता है, उसका प्राइस भी वैसा मिलता है क्योंकि हैंडमेड है। या तो जो हैंडीक्राफ्ट हो गया, इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह हो गया। आज गोल्ड तो ऊपर चला गया है, तो ये जी। इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, तो लेदर्स हो गया, तो ये प्रोडक्ट अच्छी है। फिर नई प्रोडक्ट में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वगैरह ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट है तो वो काम करते हो, गमीज एंड जेलीज आता है सब चीज़ें में, तो न्यूट्रास्यूटिकल में काम कर सकते हैं। तो अभी एक और अच्छी कैटेगरी की मैं प्रोडक्ट बता दूं, सबको बता दूं, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, किसी को काम करना है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी है, बोले प्रॉफिटेबल चाहिए तो भी प्रोडक्ट है, वो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट। तो इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। पर्सनल केयर प्रोडक्ट मतलब जो बॉडी को अंदर से सुंदर बनाए, जो बॉडी को बाहर से सुंदर बनाए, वो पर्सनल केयर में आता है। बाहर से सुंदर बनाए, सारा मेकअप, कॉस्मेटिक और हेयर ऑयल वगैरह अच्छी क्वालिटी का है। ब्यूटी इंडस्ट्री तो आप बोल वो सकते beauty हैं, industry हो उसमें गया। अच्छा है तो इसको। वो इंडस्ट्री आज के दिन में अच्छा है, और अभी एक मतलब इसका जो डिमांड पूरी दुनिया में अच्छा है, इवन इंडिया में भी धंधा करो तो भी अच्छा है। पहले, हाँ, जब पहले मैं बात करूँ तो पहले जो है हमारा घर होता था, उसके अंदर जो है लाइक साबुन, तो एक ही ब्रांड का साबुन होता था, मेडिमेक्स हो गया तो मेडिमेक्स हो गया, या कुछ भी, लक्स हो गया तो लक्स हो गया, जो फेमस था पहले, लक्स ज़्यादा फेमस था। तो घर में एक ही साबुन होता था, लक्स वाला, बाथरूम में रहता था, जिसको नहाना वो नहा लेते थे। आज के दिन में जो है हर एक पर्सन, जितने घर में लोग हैं हमारे घर में, सबका साबुन अलग अलग है। जी। किसी को मेडिमेक्स पसंद है, किसी को डव पसंद है, किसी को पियर्स पसंद है, और कोई को आयुर्वेदा और सैंडल शॉप वगैरह, हर एक का फेस वॉश अलग अलग है, हर एक का शैम्पू अलग है। मेरी वाइफ है, उसका अलग ब्रांड है, मेरा अलग ब्रांड है। तो हर एक आदमी का, सब मम्मी का अलग है, उसको बोलेगे थोड़ा वो खुजली रहता है तो वो तो नीम का साबुन मेरे को चाहिए बेटा, तो वो अलग अलग ब्रांड है। तो ये इंडस्ट्री जो है पर्सनलाइज भी हो गया है। तो ये इंडस्ट्री में, और पैसा, आप छोटी सी फेस वॉश भी लेने जाते हो तो इंडिया की बात करूँ तो अच्छी कोई ब्रांड की लेते हो तो 500-1000 रुपये की आती है, शैम्पू 1000 रुपये का बोतल, 1000 का बोतल आता है, तो महंगा भी इतना है, और लोग पैसा खुल के दे रहे हैं। तो पर्सनल कॉस्मेटिक का सारा प्रोडक्ट हो, ऑयल वगैरह हो गया, तो वो चीज़ें, मेकअप का सामान रहे, मतलब बहुत आजकल तो मैंडेटरी हो गया, मतलब कंपल्सरी हो गया कि मेकअप करना ही है। हाँ, तो मेकअप का सामान हो गया, तो वो चीज़ें, तो ये सब पर्सनल केयर में जो आता है। दूसरा, पर्सनल केयर में बॉडी को अंदर से सुंदर बनाए, जिसमें न्यूट्रिशन हो गया, फूड हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, जो विटामिन्स के अभी जो ऑर्गेनिक फूड हो गया, जी, फ्रूट्स हो गया, जो ऑर्गेनिक है और अंदर से सुंदर बनाए, तो वो सारी जो इंडस्ट्री आज के दिन में, फ्यूचर में इंडस्ट्री रहेगा। फार्मास्यूटिकल तो है, पर फार्मास्यूटिकल क्या है, थोड़ा नुकसान करती है, रोज टेबलेट खाना मुश्किल बात है, बॉडी को नुकसान करती है। बट जो न्यूट्रास्यूटिकल हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, जो ऐसी अच्छी प्रोडक्ट है, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, तो विटामिन डी मैंने भी टेस्ट करवाया, तो विटामिन डी कोई धूप में जाता ही नहीं है जी, तो विटामिन डी वो की सबसे ज्यादा कमी रहती है इंडिया में। यूरोप वगैरह में धूप आती नहीं है, इंडिया में आती है तो हम जाते नहीं है। तो विटामिन डी की टेबलेट जो है, मैं खुद भी मतलब टेस्ट में आया था, विटामिन डी कम है तो मैं भी ले रहा हूँ। तो ये चीज़ है, प्रैक्टिकल विटामिन डी हो गया, आजकल कोलेजन हो गया, उसको लेकर काफ़ी। तो ओवरऑल परेश भाई ने बोला है कि सप्लीमेंट्स का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, और कॉस्मेटिक्स का, यानी आप बाहर से भी सुंदर दिखें और अंदर से भी सुंदर बने, उससे अच्छा बिजनेस अभी नहीं दिखेगा आपको। सबसे अच्छा बिजनेस परेश भाई ने बताया अभी है।
तो प्रोडक्ट की जो आप बात कर रहे थे, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है जिसको करना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट को चलेगी ही चलेगी। जी। और जितना हमारा, और दूसरी उसमें फिर सस्ते का कोई इतना नहीं आएगा। सस्ता तो आइसक्रीम 100 रुपये का भी मिलता है, कोई नहीं लेता है, जी। कम लोग लेते हैं, मतलब है जिसका पैसा है वो तो नहीं लेते हैं। जी। आज ऑर्गेनिक आइसक्रीम हो गया अभी आज के दिन में सबसे मतलब खाने की चीज़, अब डायबिटीज सबको हो रहा है, तो डायबिटिक रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो डायबिटिक फ्री मतलब जिसमें शुगर कम हो या अल्टरनेटिव हो, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा। मैं अभी दुबई में आया हूँ, मुझे चॉकलेट ले जाना है, डायबिटीज वाला तो खा ही नहीं सकता ना, फिर ठीक है डार्क चॉकलेट वगैरह हो गया, ठीक है वो ठीक है थोड़ा, अदरवाइज क्या, तो मतलब ये जो चीज़ें हैं तो उसमें डायबिटिक कोई बोले बनाओ डायबिटिक चॉकलेट, डायबिटिक वाला खा सकता है, ऐसे कुछ भी मतलब वो बना सकते हो, दिमाग लगाना है कि डायबिटिक वाला को क्या खिलाना है, वरना क्या होगा, मैं अब चॉकलेट है बराबर, तो वो क्या कहीं नहीं खिला सकते उसको, तो यहाँ से कुछ भी मिठाई ले जाए नहीं खिला सकते, तो वो डेट्स भी शायद वो बहुत स्वीटी रहता है, तो भी डायबिटिक वाला खाना मुश्किल है उसके लिए। तो फिर ये चीज़ें, तो अब डायबिटिक वाले तो अब खाने के लिए मुझे दुबई से ले जाना, मैं क्या ले जाऊँ। मतलब परेश जी बोलना चाह रहे हैं फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स पे काम करो, या फिर नीड्स के प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं कि भाई हाँ ऐसे प्रोडक्ट्स जो थोड़े यूनिक है जिसमें मार्जिन्स अच्छे हैं बिकॉज कंपटीशन कम है, इन प्रोडक्ट्स पे आप फोकस कर सकते हो। या तो नए लोगों को मतलब फिर वो उसमें रिसर्च चाहिए, सब चीज़ें उसमें थोड़ा डीप डाइव करना पड़ता है, तब जाके वो सारी इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, तो इसमें जो है पैसा बन सकता है। फिर उसके नॉर्मल प्रोडक्ट करते हैं सब जो करते हैं वो, तो उसमें फिर बोले मार्केट ही नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्जिन नहीं है। और ये प्रोडक्ट को में जो लोग काम करते हैं बहुत ही अच्छा है। वही मेंटर्स काम आते हैं। या हमारा एक्सपीरियंस रहता है क्या क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे भी मैं देखा था तो बहुत सारे ऐसे नहीं, मेरे साथ एक स्टूडेंट है जो मेडिकल का ही काम कर रहे हैं, मेडिकल का सप्लाई का होलसेल का काम है गुजरात में उसका, तो वही हम देख रहे थे यहाँ पे चॉकलेट से, अब चॉकलेट वो बहुत सारी चीज़ें चॉकलेट में भी मैंने बोला ऐसी चॉकलेट आ रही है कि जो डायबिटिक वाली हो, कपल्स के लिए चॉकलेट्स आ रही, बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स आ रही, तो बोले सर ये सब चीज़ें चल रहा है लाइक दैट, ऐसी जो प्रोडक्ट चल रही है, ऐसे प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो नॉलेज रहता है कि क्या चल रहा है, कितना चल रहा है। बोलते हैं ना इतनी सारी आंखें हैं तो सब अलग अलग दिखते हैं। अभी मैं बताऊँ, आप अपन रील वील वाली बात कर रहे थे ना, तो यानी कम से कम लास्ट 3 से 6 महीने में 100 से ज़्यादा लोगों ने मुझे टच किया गोबर एक्सपोर्ट करने के लिए। मैंने बोला भाई वो रील में है और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, आप गोबर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन मानने को तैयार नहीं, बोले इतना प्रॉफिट है इसमें गोबर में, गोबर इतना तुम्हारी गवर्नमेंट बहुत खरीद रही है जीसीसी वाले, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है वो, ऐसा लोकल कोई एक्सपोर्टर नहीं कि आप गोबर उठा के भेज दोगे कंटेनर में और हम यहाँ खरीद लेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा आप कुछ बताएंगे? हाँ मैं बता, मेरे पास तो आपसे ज़्यादा हाँ वो तो कि हाँ वो इसमें देखो एक इसमें यही तो बात है ना। अब मैं आपको बताऊँ जैसे रील में कि ये रील बनाते तो बहुत वायरल होती, इसका पोस्ट भी डालते तो बहुत वायरल होता है, और एक बंदे का वायरल हो जाता है सब लोग बना देते हैं, इन्फ्लुएंसर सारे जो है बना देते, तो ये वैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देख रहा हूँ इसमें। बीच में आपको बताओ कंट्री रेंट पे देने का एक कंसेप्ट है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। फिजिबिलिटी नहीं है, कोई लेने वाला ही नहीं है। तो चीज़ मैंने वीडियो बनाया उस पर 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ है, पर मैंने क्लियर बताया कि भाई फिजिबिलिटी कम है, आप पहले चेक करो फिर इसमें पढ़ो, वरना बोले सर मेरे को है ना 5 कंट्री भाड़े पे लगाना है, 10 कंट्री लगाना है, और इसमें यू विल नॉट बिलीव उसमें फ्रॉड भी स्टार्ट हो गया था। ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है कि हमारे साथ जुड़ो, कंट्री रेंट पे लगाओ। मतलब कंटेनर के लिए मैंने पैसे लाइन से दे बात दो। किया, दूसरों से बात किया कि मेरे पास कंट्री मतलब लगाना है, तो बोले हम लेते ही नहीं है। और यहाँ पे पूरा रोज के 2 कॉल आते हैं कंट्री भाड़े पे लगाना है, तो वो चीज़ एक तो वायरल हो गया, तो वो चीज़ें है। तो फिर उसमें तो मैंने वीडियो बना के बताया था कि भाई हाउ टू रेंट कंटेनर, तो उसमें क्लियर बताया कि भाई इसमें जो है शिपिंग लाइन का वर्क होता है, और ये भी इतना लेती नहीं है क्योंकि उसको सस्ता मिलता है। पहले तो आप समझो शिपिंग लाइन इंटरनेशनल है, जापान आप समझो कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है तो आप ROI कितना एक्सपेक्ट करोगे, बोले 5% तो मिलना चाहिए ना, 5 लाख का कंटेनर है तो जो भी चीज़ आपसे मतलब मिलना चाहिए हमको, तो वो क्या करते वो हम यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट करते उससे ज़्यादा उसको जो जापान वाले 1% पे लोन देते, मैं 1% से पे लोन लूँ और जो है उसको कंट्री खरीद लूँ और लगा दूँ, पूरे साल का 1% देना है। तो कोई बंदा बोले मैं तुमको कंट्री देता हूँ तो मुझे साल का 10% देगा, 10% से नीचे तो 12 मतलब 8-10% तो बैंक नहीं मतलब जो 10% रियल एस्टेट दुबई का रियल एस्टेट 7-8% दे देता है चीज़ें, तो बैंक ब्याज दे देता है, बैंक 6% देता है FD में 6-7.5, कई बैंक 7% भी देता है। वही तो बात है ना, तो वो चीज़ है, तो उसको 1% पे मिल रहा है तो वो तुमको 5-7% क्यों देगा, तो वो चीज़ है। तो वो था। तो आपने जो काउडंग का बात किया, प्रोडक्ट बुरा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है, पर जितना बोल रहे उतनी डिमांड नहीं है। एक्सपोर्ट भी हो रहा है बट उतनी डिमांड
नहीं है कि हर एक तीसरा आदमी इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहे। तो ये थोड़ा क्या है कि फिर अभी इसमें तो क्या कर सकते हैं, नए लोगों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए राइट मेंटर के साथ आगे बढ़ना, वही आज सोशल मीडिया के ज़माने में इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, अभी इतना ये AI आ गया है, चैट GTP और जेमिनाई करके कुछ भी फोटो बना देते हैं। जी। वो अभी मेरे बच्चा है छोटा, तो उसका 26 जनवरी का फोटो बनाना था, तो अपना फ्लैग ब्लैग करके सबने उसमें बना फोटो दिया। डाल दिया, वो बंदा ऐसे फ्लैग उड़ा रहा है। फोटो शूट की जरूरत ही नहीं है अभी, तो इतना मतलब हो गया है। तो वो चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। तो बाकी रियल डेटा चेक करो फिजिबिलिटी है, करो। तो ये हो रहा है, वही- वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Real रियल data, डेटा चेक हाँ। करना है, वो इंपॉर्टेंट है। किसी के अगेंस्ट, कोई भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में नहीं हो। फिर प्रॉब्लम क्या होता है, अभी आपने जो बात किया ये बराबर है, तो पूरी दुनिया के माइंड में वो है कि भाई मेरे पास एक बंदा है, बोले सर हमारे खुद के गौशाला है, हमारे पास अवेलेबल है, एक्सपोर्ट करना है। पर मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं हो रहा है, बट इतना नहीं हो रहा है। और उसका फिजिबिलिटी किसे है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका कीमत कितना है, 5 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से मिल जाएगा। जो सन ड्राइड रहेगा, कोई प्रोसेस करते हैं उसको 10-12 रुपया हो सकता है, और जो सन ड्राइड डायरेक्ट गाँव में बनाते हो तो 5 रुपीज़ किलो मिल जाएगा। तो फिर क्या होगा, 5-7 रुपीज़ 10 रुपीज़। अभी कल मेरे एक स्टूडेंट से बात की, बोले सर हमारा 12-13 में पड़ रहा है, वो कुछ प्रोसेस कर रहा है, उसको जो मशीन में ड्राई कर रहा है, तो वो चीज़ है, तो वो ठीक है। अब उसको ट्रांसपोर्टेशन कितना पड़ जाएगा, सो कॉस्ट उसकी कॉस्ट से जर्मनी पे ज़्यादा भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन है। 15-20 रुपया कम से कम आ जाएगा। बाई अहमदाबाद से जर्मनी भेजना है तो अहमदाबाद से मुद्रा पोर्ट से लेके जर्मनी का हैम्बर्ग पोर्ट जाएगा, तो उसका आराम से 15 रुपये से 20 रुपये तो आराम से ज़्यादा आएगा, बट फिर भी 15-20 रुपये तो कॉस्ट आएगा। तो 10 रुपये की प्रोडक्ट है, 20 रुपये पहुँचाने का लग रहा है, डबल ट्रिपल लग गया होता तो चीज़ है। तो थोड़ा तो वो तो नए लोगों को जो है ऐसी को मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कोई बोल देता है तो ध्यान रखना है आपको। जी, जी। है लालच में। अच्छा, जैसे आपने बताया कि भई डेटा चेक करो, अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो कौन सी राइट वेबसाइट है जहाँ पे डेटा चेक कर सकता है कोई जाकर? इसमें एक तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, वो है commerce.gov.in, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, इंडियन गवर्नमेंट का commerce.gov.in। तो वहाँ पे डेटा चेक कर सकते हैं, इंडियन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। फिर निर्यात.gov करके है वेबसाइट, निर्यात पोर्टल है गवर्नमेंट का, जी। वहाँ पे कर सकते हैं डेटा। और इंटरनेशनल करना, ट्रेड मैप करके भी जो है एक वेबसाइट है, वहाँ कर सकते हैं। और आज के दिन में सबसे इजी तो चैट GTP है, एक बार वो भी उसको भी पूछ लो कि हाई व्हाट इज एक्सपोर्ट ऑफ काउ डंग फ्रॉम इंडिया एंड व्हाट इज लाइक दिस, तो वो भी डेटा बता देंगे, मतलब गिव मी द स्टैटिस्टिक ओनली, तो डेटा बता दे कि भाई इतना करोड़ का है, ये है। तो थोड़ा एक बार मतलब इन्फॉर्मेशन आज के दिन में अवेलेबल है, तो उसका फैक्ट चेक करना है। तो ये जो भी वेबसाइट्स आपने बताई, ये पेड वेबसाइट है कि कोई भी जाके चेक कर फ्री, हाँ कोई भी जाके चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट निर्यात पोर्टल हो गया, गवर्नमेंट का कॉमर्स की वेबसाइट होगी, तो कोई भी चेक कर सकता पर है। इसमें बड़ा एक्सपोर्टर और छोटा एक्सपोर्टर का बड़ा डिफरेंस आ जाएगा ना। जैसे अभी आपने बोला था व्हाट्सएप वाला मैसेज, जो 50,000 टन वाला, जो एक वो मैसेज सब जगह चलता है, शक्कर में, चावल में, ये हाँ। कॉमन मैसेज है। ये मुझे लगता है कि जो भी एक्सपोर्ट में आया है उसको ये मैसेज आया ही आया होगा। और ये सब स्कैमर से जो है मैनिपुलेशन करते करता रहता है ना। तो ये जब वो डेटा देखेंगे, जब उसमें दिखाएगा कि हाँ भाई इतने लाख टन माल गया, तब उसमें से हो सकता है कि 80% तो बड़े ग्रुप्स ने करा हुआ है, सिर्फ 20% छोटे लोग, तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? नहीं, उसमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता चला कि इतना मार्केट है, बराबर है, तो हमें बड़ा बिजनेस करना भी नहीं है। बोलोगे आप सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा बिजनेस इन द सेंस कि कोई नया बंदा है, उसको कोई बोलेगा भाई महीने के 20 कंट्री कर दो, करना नहीं करना है भाई, मुझे महीने के 2 ही करना है, कैपेसिटी के हिसाब से तो काम करना रहेगा ना। वो ठीक है, वो बड़ा गोल करो, अच्छी बात है, बट इनिशियल लेवल पे तो जो चीज़ें है बराबर है, वो तो बड़ा बिजनेस इन द सेंस का रिलायंस वाला जो काम कर रहा है, वो हमें क्यों काम करना है। एक इंडिविजुअल पर्सन है, सीधी बात है ना, जो रिलायंस वाला काम कर रहा है, हमें जो है हमारे लेवल पे काम करना है। तो हमें महीने के जो है 2 कंट्री, मतलब एक प्रोडक्ट के 2 या 5-10 कंट्री मिल गए, बहुत हो गया नए आदमी के लिए। बाकी जो फैक्ट्री वाला है, बड़ी फैक्ट्री है, फिर आपके कैपेसिटी बजट के हिसाब से आप काम कर सकते हो, तो वो चीज़ है। तो हमें क्या है कि अपना बिजनेस, अपना घर चलना चाहिए, अपना बिजनेस चलना चाहिए। तो हमें 2 घंटे चले गए, हमारा काम शुरू हो गया, हमारा घर भी चल गया, और हो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा ना। तो वो इनिशियल लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो इसमें वो टेंशन नहीं लेना। आप समझ रहे, एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बात करता हूँ राइस की। राइस में बड़े प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर, करोड़ों का टर्नओवर करते, करोड़ों का काम करते हैं। हमारे एक स्टूडेंट है, राइस में एक्सपोर्ट करते। एक स्टूडेंट है महीने के 5 कंट्री करते। एक स्टूडेंट है जर्मनी के अंदर पूरा सेटअप बिठाया हो, 15 कंट्री महीने का करते। तो हो गया ना, हमारा काम तो हो गया ना। अब 1000 कंट्री कोई महीने का कर रहा है, हमें क्या करना है, हमें हमारा 2 कंट्री 5 कंट्री जा रहा है, तो बहुत हो गया। वो चीज़ है। तो वो इसमें इसलिए वो टेंशन नहीं लग, बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, छोटा। अब मैंगो, मैं खुद मैंगो एक्सपोर्ट करता हूँ,
तो मैंगो में पैलेट आता है, 1200 किलो का पैलेट आता है, 3000 का एक बड़ा पैलेट भी आता है। तो मुझे मेरा बायर जो है वीकली, मतलब एक बायर जो है एग्जाम्पल है, वीकली एक ही ऑर्डर देता है 2 पैलेट का। ऐसे 4 बायर है, तो मेरे तो 8-10 पैलेट में लाइक वीकली जा रहा है। तो उसका जो है मंथली जो है 40 पैलेट जा रहा है, मतलब 40 टन पैलेट, मतलब 1200 किलो, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 टन का मेरा माल जा रहा है। उसमें जो भी प्रॉफिट होगा 20% 30, जो भी होगा प्रॉफिट, वो डिपेंड्स रहता है सब चीज़ों में। या तो हो गया ना मेरा काम। तो अब मतलब मुकेश भाई जो है हमारे, आप मतलब मुकेश भाई अंबानी है, वो इतना पैलेट कर रहे हैं, अरे उसको डबल करो मुकेश भाई और करो, हमें कोई टेंशन नहीं है। मुझे मेरा 40 पैलेट जा रहा है, बहुत हो गया। सही है। हाँ 40 का, और मुझे मेरा एम एक नहीं, मेरे को तो ये करना है, करो ना, कौन मना कर रहा है। ऑलवेज बड़ा गोल रखना है, पर वो काम तो पहले 40 तो करो। हाँ जी, हाँ जी। अरे सर मुझे तो 10 गाड़ियाँ लेनी है, अच्छी बात है, पहले एक तो लेते हैं ना। हाँ तो वहाँ से शुरू करना है, गोल बड़ा रखना है, बी पॉजिटिव, थिंक बिग, वो सब सही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट काम शुरू करेंगे तो हो जाएगा। सो परेश भाई ने सरल भाषा में समझा दिया है कि भैया आपका जो बजट है, देखिए आपने मान लीजिए बना रखा है कि मुझे 10 कंटेनर करना है, तो उस 10 कंटेनर के बजाय आपके पास उसका 4 गुना पैसा अपने हाथ में होना चाहिए, तभी आप सोचें कि मैं 10 कंटेनर महीने का काम करूंगा। नहीं तो क्या है कि आप 2 ही कंटेनर करिए, लेकिन रेगुलर करिए। आप रेगुलर तोड़ देंगे और सोचेंगे कि मैं बड़ा काम 1 महीने में कर लूँ, तो वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो परेश भाई ने वही सरल भाषा में समझाया कि अपनी जितनी चादर है उतना ही फैलाएं, काम को ज़्यादा फैलाएंगे तो संभाले नहीं संभलेगा बाद में। वो बड़े लोग को देख के अपन खुद बड़े नहीं हो जाते, बड़े लोग में बैठने से अपन बड़े नहीं हो जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलते हैं छोटा काम नहीं करना है, छोटा सोचना नहीं है, लेकिन हर आग, मैं बोल रहा हूँ दुनिया में कोई भी ऐसी आग नहीं है जो बड़ी लग गई एकदम से, छोटी से ही बड़ी होती है। भले ही वो मुकेश अंबानी हो, भले ही वो अडानी हो, लेकिन सब ने छोटे से शुरुआत करके आज यहाँ पहुँचे हैं। तो परेश भाई ने अभी वही एग्जाम्पल दिया कि हमको बड़े को देख के एकदम ऐसा नहीं करना कि हमको बड़ा काम करना। नहीं ऐसा नहीं, बड़ा काम तो करना ही है, पर धीरे धीरे करना है ना। हाँ, बस मैं बिल्कुल, आपको बता दिया, मेरे पास क्वेश्चन आया था, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर एकदम मतलब मेरा जो बजट है वो 10 लाख का है, सर मुझे 5 करोड़ का ऑर्डर आ गया तो क्या करूँगा। मैंने बोला मना कर देना, क्या दिक्कत है, जब हमारा बजट ही नहीं है, काम ही नहीं कर, टेंशन क्यों लेना है। हमें तो वही देखो, यहाँ पे बहुत ये चीज़ें ना बहुत सिंपल है, लोग इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, किसी का सुन के वो करके, बराबर है। तो भाई तुम्हारा कैपेसिटी नहीं है, बराबर है। अब आप मुझे खाना, मैं खाना खा के आया हूँ, अब आप मुझे खाने का ऑफर कर रहे हो, अरे सर बहुत अच्छी डिश है, डिलीशियस डिश है, पर मेरा भूख नहीं, तो मैंने मना ही कर दूंगा ना, सीधी बात है। आप नॉनवेज का दुनिया का सर बेस्ट फिश में लेके आए हो, आप खाइए, 1 लाख रुपए का फिश आता है, 2 लाख का सब्जी है, आप खाइए। आप मुझे 2 लाख का फ्री में ऑफर कर रहे हो सब्जी, फिश का सब्जी है कोई, मे बी आई एम वेजिटेरियन, तो सर 2 लाख का सब्जी ऑफर करता है, क्या करने का, मना करने का। वो बोलते ना बोलना भी सीखना इंपॉर्टेंट है। तो ये फिर ये क्या है, सबकी फिलोसॉफी है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, बहुत इसमें हर चीज़ में विरोध हो सकता है, वो चीज़ें तो चीज़ें। तो हमें सिंप्लिसिटी से काम करना है, किसी को कोई भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है बस। बिल्कुल। तो परेश भाई ने बहुत अच्छा बोला कि देखिए ज़िंदगी में अगर आपको सफलता पानी है या खुश रहना है, तो उसमें ना बोलना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को हाँ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी ऐसा नहीं कि भैया नहीं मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ, शर्मा शर्मी नहीं करने का है। नहीं है तो नहीं है, अपनी ना करना बहुत ज़रूरी है जहाँ आप नहीं डिलीवर कर सकते। मतलब बहुत सारे एक्सपोर्टर बेसिकली उन चीज़ों के बारे में टेंशन लेते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, जो अपने से होना ही नहीं है। वो हम सिंपली जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पहले से ही सोचना कि भाई मैं कैसे करूँगा अगर आएगा तो वो हम बिना मतलब का टेंशन लेते हैं, रेदर देन जो हमारे पास है उसमें हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। यस, तो सिंपली जितना हो उतना चीज़ों को सिंपल रखोगे तो ही बेनिफिट है। और दूसरा एक और बात बता दूँ, जो भी लोग आपको उसकी सक्सेस की जो बताते हैं कि बुर्ज खलीफा पे चला गया, वो चला गया, वो ठीक है, उसके पैर बहुत दर्द कर रहे बट आपको दिखा रहे, तो वो एक ध्यान रखना है, पूरा ये फैक्ट बात है। हाँ, वो सब चीज़ों में एंजॉइंग, 4 बक्स में जाके कॉफ़ी कर लिया तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बट इतना वो टेंशन नहीं लेना है। वो भी अंदर फिर फोटो को खींच के वो भी बोला बहुत दर्द हो रहा है सर, अब फोटो स्माइल में खींचेगा। मैं स्टूडेंट को ही कल बताया, हम लोग एक एग्जीबिशन में गए, शाम को तो सब एग्जीबिशन में सबको पता थक जाते हैं, तो बोले सर क्या करें, मैंने बोला दुबई तो आए हो, बुर्ज खलीफा जाओ, फोटो खिंचा के #एंजॉइंग करके डाल दो और सर घर ऑफिस जाकर रूम होटल जाके सो जाओ। लोगों को लगेगा कि ये क्या बुर्ज खलीफा, हम तो यहाँ गाँव में रह गए, वो तो दुबई चला गया, वो चीज़ें। तो इससे वो टेंशन नहीं लेना है, बी हैप्पी, कहीं पे भी हो बी हैप्पी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी यहाँ जो आ गए ना तो इंडिया जाने के लिए रोते हैं, और इंडिया वाले यहाँ आने के लिए रोते हैं। यहाँ आके इंडियन खाना ढूंढते हैं ना कि हमारे घर का खाना मिल जाए।
तो वैसी वो वाली एक कहानी। कहावत है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन अदर Green साइड, other ऐसा है। side, तो हर right. बी हैप्पी हर जगह पे है, अच्छा काम करो, बस यही चीज़ है। बाकी कहीं पे भी लाइक हैप्पीनेस जो ना अमेरिका जाके ना यहाँ जहाँ है वहाँ पे, पर ठीक है, अच्छा है, अच्छी लाइफ जिए, एस्पिरेशन के रखे, वो भी पॉजिटिव रहे, मोटिवेट रहे, ये अच्छी बात है। बड़ा घर ले या बड़ी गाड़ी ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, अच्छी बात है ना। तो ये चीज़ है, तो बी पॉजिटिव रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी क्या फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, सब चीज़ें, तो वो चीज़ है। तो जो मैंने सीखा है कि भाई पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव चीज़ें होती है, टेंशन आना है तो बट जो है पॉजिटिव चीज़ें रहने से वो पॉजिटिव रहता है। और एक मैं आपको बताऊँ, अभी मेरा एक हुआ था, जब मैं डेलीगेशन लेके आया, तो हमने जो है हमने बुकिंग वगैरह सब करवाया था, कि मतलब एजेंट होते हैं जो ट्रैवल एजेंट, तो उसे करवाया था। तो 2-3 लोगों का रूम बुक नहीं हुआ था। अच्छा। मैं फ्लाइट में एयरपोर्ट पहुंच गया, बुक ही नहीं हुआ उसका। तो मैं तो टेंशन में आ गया कि सर ये पे लिया आप, मतलब एजेंट अभी नहीं कर रहा है, और एजेंट मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। अरे मैं फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा रहा है मेरा 2-3 बार, मेरी टीम ने फ़ोन किया तो भी नहीं उठा रहा है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम आ गया होगा। अब मैं टेंशन में फ्लाइट में, बेटा यार ये क्या हो गया, अभी 2-3 वो बाहर का, यहाँ होटल पे बाहर खड़े, बुकिंग नहीं मिला ना उसको, तो वो होटल में बाहर बैठे। तो मैं तो प्लेन में बैठ गया, मैं टेंशन में, पूरा प्लेन में मैं तो टेंशन में रहा कि यार ये क्या होगा, अब क्या होगा, ये लोग मुझे भी बोलेंगे कि सर ये क्या हो गया। तो फिर ये, तो मैं तो टेंशन में था, मुझे पता है कि टेंशन नहीं लेना है, फिर भी मैं टेंशन में था। फिर मैं लैंड हो गया दुबई में, तो फिर मैंने व्हाट्सएप शुरू किया, मतलब वो शुरू किया, तो फिर मैसेज आया कि हाँ सर वो रूम मिल गया। अच्छा। तो मैं 3-4 घंटे टेंशन में था। जी। फिर यहाँ पे जो जनरली इसको टेंशन सॉल्व हो गया। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो ऐसा होता है, पर वो बोले कंट्रोल करना मुश्किल, मुझे भी पता था कि एवरीथिंग विल, मैं खुद मोटिवेट हो रहा था कि एवरीथिंग विल बी फाइन, हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, गॉड इज विद मी। जो फैक्ट है कि हो जाएगा, और क्या आपको हो गया तो क्या हो सकता है। खुद को मोटिवेशन रखना पड़ता है ना अपने को कि हाँ, अच्छा होगा, अच्छा हो, अच्छा होगा। अच्छा परेश जी, लास्ट वर्ड आप एक्सपोर्टर्स के लिए, जो भी नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, लास्ट एडवाइस कोई? जो भी पर्सन जो है बिजनेस शुरू करना चाहता है, जी। तो इसमें पहले तो कई लोग पूछते हैं कि सर कुछ इजी वो बता दो। जी। तो बिजनेस में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जी। तो तभी जो है काम होगा। तो कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, एंड अच्छी तरह से जो है लाइक मेहनत करना पड़ेगा तो काम होगा। तो आप एक्सपोर्ट में आना चाहते हो, क्योंकि ये अच्छा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, और आपके अगल बगल देखिए जिसने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू किया है, तो आप देख ही सकते हो। मेरे पास तो ये ऐसे लोग बहुत आते हैं कि सर मेरा दोस्त था 2 साल पहले एक्सपोर्ट शुरू किया, आज बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, इधर इधर पूरा अच्छा घर ले लिया, ये सब चीज़ें हैं, और वो मतलब वेल सेटल हो गया है 2 साल में। तो वो चीज़ है, तो 2-3 साल में मतलब वो वेल सेटल हो गया। तो जो काम करेंगे उसका काम होगा, तो धीरे धीरे काम करके काम होता है। तो अभी शुरुआत में वो मार्क जकरबर्ग ने भी बोला था कि वो आइडिया क्लियर नहीं आते, उसके ऊपर वर्क करते हो तो आइडिया क्लियर आते हैं। तो ये चीज़ है। तो मैं तो 7 साल से दुबई आ रहा हूँ, तो इस साल जो है मैं मतलब मुझे भी कुछ आइडिया नहीं, मतलब ऐसा नहीं था। आज मैं और एक बिजनेस है यहाँ पे, एक बिजनेस मतलब टाइप किया है मैंने, बिजनेस के लिए एक टाइप किया है। तो मुझे पहले था ही नहीं लाइव, मतलब कि ऐसा बिजनेस का टाइप किसी के साथ करूँगा। तो आज आया हूँ, अपॉर्चुनिटी मिले, बातचीत हुई है, तो टाइप कर लिया मैंने, बोलो ये अच्छा है, मिल के काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उसमें रास्ते मिलते मिलते रहेंगे। जाएंगे। ये बहुत सही। सही है। सो देखिए, एक बहुत अच्छी बात अभी सबने करी है, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि एलन मस्क को सभी जानते हैं। एक पॉडकास्ट में एलन मस्क से क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपना टारगेट कैसे पूरा करते हैं। तो उन्होंने पूछा, मैं आपका सवाल नहीं समझा। तो उन्होंने बोला, आपने कुछ सोचा है तो आप टारगेट कैसे पूरा करते हैं? उन्होंने बोला, मैं फिर आपका सवाल नहीं समझा। तो बोले, सर कोई भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हो तो कैसा पूरा करते हैं? तो उन्होंने बोला कि अगर मैंने निर्धारित करा है तो वो मेरा काम है, वो मुझे फिनिश करना है। उसमें कोई मोटिवेशन, कोई थर्ड पर्सन पुश आके करेगा, वो कुछ नहीं होता। वो मेरा काम है, मैंने डिसाइड करा है, मैंने टारगेट बनाया है, तो मेरी जवाबदारी इसको पूरा करना। सो जब भी आप किसी चीज़ में जाते हैं तो जवाबदारी से उतरें, और ये मत सोचे कि कोई और आपको पुश करेगा। आपने सोच लिया है, आपको ही करना है, कोई और नहीं आएगा। यस, उसको वो होता है ऐसा कि वो क्या आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो कोई काम करने के लिए। तो उसने वो क्लियर व्हाट इज हेल मोटिवेशन इज, यस, करना है तो करना है, बात खत्म है। मैंने डिसाइड करना तो कि हाँ, ये तो मैं ही करूँगा। यस, तो वो चीज़ है। तो डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर फोकस करना है, टाइम लगेगा। और जो है आपको बता दो, जो बिजनेस करते हैं वो मतलब वो भी टेंशन में रहते थे। आपको नहीं, आपको अकेले को टेंशन है, बिजनेसमैन को ज़्यादा टेंशन है। बिल्कुल, उसका और मैं जो फैक्ट बात बताऊँ, कल मेरे दोस्त को भी बता रहा था, वो यहाँ दुबई में जॉब करता है, शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिजनेसमैन का दिक्कत क्या है मालूम है? एक बार ये मैंने उसको फैन का एग्जाम्पल दिया था
कि फैन एक मैं बिजनेस शुरू किया, मैं फर्स्ट स्पीड आता है ना, फर्स्ट नंबर से 5 तक फीड आता है फैन का, तो मैं फर्स्ट पे एसी में भी आता है 1 नंबर 2 नंबर ऐसा, जी। तो मैं फर्स्ट पे घूम रहा हूँ, वो भी एग्जाम्पल है। फिर मेरा बिजनेस शुरू हो गया, फिर बड़ा हो गया, मेरा स्पीड, टीम बढ़ गई, मैं सेकंड पे आ गया, टीम बढ़ गई, मैं 4 पे आ गया, 5 पे, अभी मैं ना एज ए बिजनेसमैन 5 पे घूम रहा हूँ। एक्चुअली मुझे जाना है 1 पे। शांति चाहिए नहीं, सभी का होगा ऐसा कि मतलब शांति, ऐसा नहीं मतलब कि भाई अब यहाँ पे 5 पे घूमने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा ना, कि भाई आज एग्जाम्पल है, कोई कंपनी है, मंथली एग्जाम्पल है 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो 5 पे घूमेगा तो ही 100 करोड़ का टर्नओवर होगा ना। अगर वो 1 पे आ गया तो 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं होगा। अब वो जब 100 करोड़ का टर्नओवर मंथली कर दिया है, अब उसको उससे अब वो अगले तो 110 करना पड़ेगा ना, स्पीड तो फिर तो 5 पे रहना पड़ेगा, 5 से बढ़ाना पड़ेगा। पर वो तो चीज़ें है, तो वो चीज़ है बिजनेसमैन, तो उसको भी मतलब मेहनत करना रहता है। तो बोलते हैं ना, सक्सेसफुल होना जो है वो ईजी है, सक्सेसफुल होते रहना, बने रहना वो ज्यादा मुश्किल है। निरंतरता, वही आपको जीत गए आप। 5 पे घूमना है। हाँ बिल्कुल। तो आप 5 पे घूमना चाहते हो, बिजनेस में आ जाइए, अच्छा है, पैसा भी इतना मिलेगा ना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, पर वो है जितना उस हिसाब से रहेगा। सो बी पॉजिटिव, लास्ट एक ही चीज़ है आज के दिन में, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है बी पॉजिटिव। जी, क्या है? पॉजिटिव रहो और निरंतर कार्य करते रहो। और जो मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो इनिशिएटिव है ना, वो आप एक चीज़ शुरू कीजिए कि अपने आसपास उन लोगों से मिलना शुरू कीजिए जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे, उनके अनुभवों से जो आपको चीज़ें जानने को मिलेगी, वो ये मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। जो एक्सपोर्ट करते हैं उस, ये इंडस्ट्री थोड़ा उल्टा चलता है, वो बताते किसी नहीं। को कुछ नहीं बताते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरा सबसे पहले इनिशिएटिव यही था, मेरे सर्कल में जो भी था इस बिजनेस के अंदर, मैंने सबसे मिलना शुरू किया। वो लोगों ने आपको फिर बताया? बताया, बैठ के उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे एक ही चीज़ पूछी, मैंने कहा जब आपने बिजनेस शुरू किया था, कितना टाइम लगा आपको करने में? और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि स्टार्ट करते ही आपको ऑर्डर मिल गया। तो वो जो नेगेटिव पार्ट था, जब ऑर्डर्स आते हैं लेकिन हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, उसको आपने, उस फेस को कैसे ओवरकम किया? तो जब उन्होंने मुझे अपनी स्टोरीज बताई, तो उन स्टोरीज से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। मतलब उसमें आपको ऐसा लगता है कि आप जब जिस काम में चल रहे हो, उसमें आप अकेले नहीं हो, ऐसा सबके साथ हुआ है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है जिसमें उन्होंने किस तरह से उस चीज़ को ओवरकम किया, तो उसको आपको भी जानने को मिलता है कि चलो इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ में काम कर रहे हो उसके साथ आसपास थोड़ा सा आप बात करना शुरू करो, उन लोगों से मिलना शुरू करो, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हाँ, है। वो तो है, वो तो लर्न कर, तो इससे ये तो बहुत इजी हो गया अभी तो। ये काम तो बहुत इजी हो गया, जी। क्योंकि लोग बताए नहीं बताए, और जो जी। रिलेटिव होते इतना ज़्यादा नहीं भी बताते, ये भी जी, फैक्ट है जी, जी, कि तुम आगे निकल जाओगे ना, जी, थोड़ा जी, रहता है वो बहुत ज्यादा इससे है। अच्छी बात तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो प्रोफेशनल हमारा जैसे सर्विस है, मेंटरशिप जैसे सर्विस जी, है, तो हमारा तो काम ही, हमारा तो काम तब भी चलेगा अगर मेंटरशिप दे रहे हैं, जी। हमको कोई पैसा दे रहा है जी। और आगे भी कोई देता रहे, तो तभी चलेगा जब वो सक्सेसफुल होगा। कोई सक्सेसफुल ही नहीं होगा तो थोड़ी देर को आएगा। जी, जी। तो हम तो चाहे कि आप यहाँ आए हो तो 110, हम तो दुआ ये करते हैं कि आप सक्सेसफुल बनो पहले, क्योंकि आप बनोगे तो भी तो हमारा काम चलेगा। हमारा एज ए काम बिजनेस, चलेगा, एज ए मेंटर, सही है, एज ए मेंटर सही की बात की, जो फैक्ट है फैक्ट है यार। तो हमारा तो, हम तो दुआ ये करते भाई, भगवान तुम मेरे को भी सक्सेसफुल बनाना, और जो मेरे पार्टिसिपेंट है, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उसको भी सक्सेसफुल बनाना। तो वो चीज़ है। तो हमारा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं यहाँ पे आया हूँ गल्फ फूड में, तो अभी मैं जाने वाला हूँ एग्जीबिशन में, तो वही कि भाई मैं आया हूँ तो मेरे लिए भी लेके जाओ, लोगों के लिए भी लेके जाओ, मैं आया हूँ टाइम का यूज। तो ये चीज़ है, तो आज के दिन में ये अच्छी बात है। तो काम करना है तो राइट मेंटर के साथ जुड़ के ये बहुत ज़रूरी कि आज के टाइम में मेंटोर्स हैं आपको सिखाने के लिए। और अगर आप मेंटोरशिप चाहते हैं तो परेश जी बैठे हैं, इनसे अच्छे कौन है, आप यहाँ जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा इनसे। अभी रिसेंटली 50 वीडियो का मेरा एक यूट्यूब सीरीज भी है, 50 वीडियो का, ओके। जिसमें बेसिक जीरो से किसी को लर्न करना है तो पूरा बेसिक उसमें है, और अच्छा। मेंटरशिप कैसे वर्क करता है उसका भी वीडियो यूट्यूब में है। तो मेरा चैनल है परेश सोलंकी करके, उसमें सारी चीज़ें मैंने दी हुई है, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा दिया हुआ है। ओके, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स परेश जी का जो चैनल है वो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे भी मेंशन करेंगे, आप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। तो धन्यवाद परेश जी, काफी थैंक अच्छा यू सो लगा। मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई थिंक बहुत सारे जो डाउट्स थे एक्सपोर्टर्स के हमेशा रहते हैं, काफ़ी हद तक हम कवर कर पाए इस एपिसोड के थ्रू।